हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं फिर आ गया हूं। क्यों आ गए हो सर, क्यों आ गए हो? क्योंकि आज हमें तुम्हारे कंपनीज एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर रिवाइज करना है सर। सर कौन सा चैप्टर है वो? सर चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है? जनरल मीटिंग्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ओरिजिनली चैप्टर का नाम अगर मैं बताऊं तो चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओरिजिनल नाम तो ये है, ठीक है। ओरिजिनल नाम ये है। क्या नाम है सर? सर नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है सर, समझ गया सर। ओरिजिनल नाम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, समझ गया सर। लेकिन मैं चालू करूंगा जनरल मीटिंग से। बट चालू करने के पहले बता दूं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा कट टू कट हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि जो भी एग्जाम के पहले इस वीडियो को देखे उसको जो रिक्वायरमेंट उसकी है, जो रिवाइज करने के बिना टाइम वेस्ट किए वो पूरी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर का वेटेज क्या है? 8 to 12 मार्क्स। बिलीव मी 10 मार्क्स के नीचे तो आएगा नहीं। भले से मैंने रेंज लिख दिया 8 to 12 मार्क्स, लेकिन 10 मार्क्स के नीचे तुमको नहीं पूछेंगे, ये पक्का तुमको आना चाहिए, चैप्टर तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने पार्ट है इस चैप्टर में? 2 पार्ट है बच्चों। एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 किसकी बात करता है बच्चों? रजिस्टर एंड रिटर्न, जो कि सेक्शन 88 से 95 में है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है, ऐसा मत सोचना कि कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 रजिस्टर एंड रिटर्न सेक्शन 88 to 95। पार्ट 2 जनरल मीटिंग्स, जो कि सेक्शन 96 से 122 में चलता है, करेक्ट है सर। आप पहले क्या सिखाओगे? सर हम पहले सिखाएंगे जनरल मीटिंग्स, ठीक है। अच्छा, आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता दूं, मीटिंग अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग, जिसको बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं। एक मेंबर्स का मीटिंग होता है, जिसको जनरल मीटिंग बुलाते हैं। और एक होता है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स, जिसको क्लास मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को हमारे सिलेबस में क्या सीखना है? हम लोग को सीए इंटर में, हमारे लेवल पे सीए इंटर में जनरल मीटिंग सीखनी है, ठीक है बच्चों। हमारे सिलेबस में हमको जनरल मीटिंग सीखनी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल मीटिंग है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है एजीएम, एक होता है ईजीएम, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा फंबल करता हूं ऐसा मुझे लगता है, हालांकि बच्चे मुझसे कभी कभी डिसएग्री करते हैं, बोलते नहीं सर आप काफी ओवर थिंक करते हो, सर आप फंबल नहीं करते, आप बोबड़े नहीं हो सर, आप बराबर बोल रहे हो जो बोल रहे हो। बट मुझे पर्सनल कैपेसिटी में ऐसा लगता है कि नहीं, कभी कभी मैं शायद जो कुछ बोल रहा हूं बच्चों को शायद ना समझे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना, मैं अगर एजीएम ईजीएम बोलूंगा तो तुमको लग रहा है कि मैं एजीएम ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जब मैं एजीएम बोलूंगा तो मैं एजीएम बोलूंगा, ईजीएम के लिए मैं ईजीएम बोलूंगा, तो तुम समझ जाना कि ईजीएम बोल रहा हूं, ठीक है। तो एजीएम ईजीएम, करेक्ट। अब सबसे पहले याद रखना, कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, तो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो किसके थ्रू मालूम पड़ता है? जनरल मीटिंग के थ्रू मालूम पड़ता है। अब इधर पे थियरी क्या बोलता है? सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96, ठीक है। ईजीएम का तो 100 है, एजीएम का 96 है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या बोलता है? तो एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम एवरी ईयर, हर एक कंपनी हर साल एजीएम करता है। बट 1% कंपनी एजीएम कभी नहीं करता। क्या बताने की जरूरत है क्यों नहीं करता? इतना पीटूंगा ना तुमको। अबे सालो, एक ही पर्सन है तो उसमें क्या एजीएम करेगा? फिर 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स, याद रखना, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 AGM इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 15 मंथ्स। अच्छा, लेकिन एजीएम कितने टाइम में करना होता है? तो फर्स्ट एजीएम करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। सुन रहे हो क्या? ठीक है। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम्स के अंदर करना है? फर्स्ट एजीएम करना है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। बच्चे बेवकूफ क्या करते हैं? बच्चे बेवकूफ जहां से कंपनी बनी उस दिन से 9 मंथ्स काउंट करते हैं। नहीं मालिक, जहां से कंपनी बनी उस दिन से 9 मंथ्स काउंट नहीं करना है। पहले कंपनी बनने दीजिए, 9 मंथ्स एक्सपायर होगा, उसके बाद से पहले कंपनी बनने दीजिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में बनी है वो फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर होगा, उसके बाद से 9 मंथ्स के अंदर, करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट एजीएम विल नॉट बी हेल्ड इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल, तुम लोग को मैंने क्लासरूम में एग्जांपल्स भी लिखाए हैं, अगर तुमको याद होगा तो, है ना। तुमको मैंने क्लासरूम में एग्जांपल्स भी लिखाए हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये सब एग्जांपल मैंने तुमको प्रूफ कर रखा है, इसका लिंक मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये जो भी एग्जांपल्स है, हमेशा याद रखना, जिस साल कंपनी बनी है उस साल एजीएम नहीं करता। देखो यहां पर लिखा है एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम
इन ईच ईयर, ईयर मतलब यहां पर कैलेंडर ईयर का बात हो रहा है, तो हर एक कंपनी हर साल एजीएम करता है, ठीक है, लेकिन कब करेगा? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो दिमाग लगाना, जिस साल कंपनी बनाए उस साल एजीएम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद से 9 मंथ्स में एजीएम करना है ना, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम कितने मंथ्स में करना है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम। सर से कहां लिखा है 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम? अरे मैं बोल रहा हूं ना ये, ठीक है। सर आप क्यों बोल रहे हो सर 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम? क्योंकि बच्चों दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम क्यों? क्योंकि दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। क्लासरूम में बताया ये तुम लोग को, ठीक है, क्लासरूम में बहुत बार ये बताया मैंने तुम लोग को, दिख रहा है ये, ठीक है। 6 मंथ्स और 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, विच एवर इज अर्लियर। याद रखना, 6 मंथ्स फाइनेंशियल एंड से काउंट करना है, 15 मंथ्स लास्ट एजीएम से काउंट करना है, विच एवर इज अर्लियर, है ना। अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो आरओसी आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी दे सकता है, बट याद रखना एक्सटेंशन एक ही बार मिलता है और फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, ठीक है। फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, बिकॉज फर्स्ट एजीएम के लिए ऑलरेडी 9 मंथ्स दे रखा है ना। और फर्स्ट एजीएम तो कौन से कंपनी में होगा? न्यू कंपनी में। सब्सिक्वेंट एजीएम एग्जिस्टिंग कंपनी में, करेक्ट है। तो याद रखना, फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और जिस साल कंपनी बनाया उस साल एजीएम नहीं करता। सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी, subsequent AGM within 6 months from the end of the financial year और 15 months from last AGM, whichever is earlier। 3 months का एक्सटेंशन मिल सकता है, एक ही बार मिलेगा, फर्स्ट AGM के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलता। अच्छा याद रखना, 3 मंथ्स के एक्सटेंशन की वजह से 2 AGM का गैप 15 मंथ से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आरओसी खुद ही एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, AGM कब होगा? 9 AM to 6 PM के बीच में। याद रखना, दिस टाइम इज फॉर कॉलिंग मीटिंग, है ना, मीटिंग बुलाने के लिए है, मीटिंग एंड करने के लिए नहीं है। सुन रहे हो क्या? ठीक है, ये टाइम सिर्फ मीटिंग बुलाने के लिए है, मीटिंग एंड करने के लिए नहीं है। जैसे अगर मैं 5:59 PM को मीटिंग बुलाऊंगा तो चलेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, कौन से दिन पे बुलाओगे? एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, ठीक है। आई रिपीट, एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। क्या संडे को मीटिंग बुला सकते हैं? बिल्कुल, संडे नेशनल हॉलीडे नहीं होता, संडे को मीटिंग बुला सकते हैं, बट 9 to 6 के बीच में, ठीक है। नेशनल हॉलीडे के लिए 3 दिन याद रखना, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ दिन नेशनल हॉलीडे बोला है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज इंप्लाइड नेशनल हॉलीडे 3 ही है, ठीक है। अच्छा, कौन से जगह पर मीटिंग होगी? तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, या तो फिर सेम सीटीवी, सिटी, टाउन और विलेज जहां पर कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। आई रिपीट, 9 to 6 के बीच में मीटिंग बुलाई जाएगी। कौन से दिन पर? कोई भी दिन पर जो नेशनल हॉलीडे नहीं है। कहां बुलाई जाएगी? एट रजिस्टर्ड ऑफिस। आई रिपीट, एट रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज वेयर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो अपना मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकता है, सेम सिटी में भी रख सकता है, या फिर दे कैन कीप देयर मीटिंग एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। बट एनी प्लेस विद इन इंडिया के लिए सारे मेंबर्स का कंसेंट लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, है ना, सारे मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। फिर सेकंड नोट क्या बोलता है? गवर्नमेंट कंपनीज के केस में बोलता है गवर्नमेंट कंपनी या तो रजिस्टर ऑफिस में रखेगा, या तो सेम सिटी, या फिर ऐसे जगह पर जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है। गवर्नमेंट बोलता है मीटिंग दिल्ली में करो तो मीटिंग दिल्ली में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इससे याद आया, पूछिए क्या? ये तो सेक्शन 96 था, 96 का समराइज वर्जन। लेकिन अगर कंपनी ने 96 के अंदर एजीएम नहीं बुलाया, देखो याद रखना, एजीएम बुलाना मैंडेटरी होता है, तो अगर कंपनी ने 96 के अंदर एजीएम नहीं बुलाया तो कोई ना कोई मेंबर ऐसा हो सकता है कि जाके एनसीएलटी को चुगली कर दे, एनसीएलटी को जाके बोल दे कि देखो देखो एनसीएलटी ये कंपनी गड़बड़ कर रहा है, एजीएम नहीं बुला रहा। तो 97 के अंदर एनसीएलटी किसको ऑर्डर देता है? एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा कि एजीएम बुलाइए। क्या बुलाइए? एजीएम बुलाइए। और ट्राइब्यूनल आपको डायरेक्शंस भी देगा, ऑर्डर्स भी देगा कि क्या फॉलो करना है। इसमें सबसे खतरनाक डायरेक्शंस क्या मालूम है? प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। यानी अगर एक भी मेंबर आया है चाहे खुद से या प्रॉक्सी के थ्रू, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? उसको हम लोग मीटिंग मान लेंगे, ठीक है। एक भी मेंबर खुद से अगर आया है तो उसको हम लोग प्यार से क्या मान लेंगे? उसको हम लोग प्यार से मीटिंग मान लेंगे। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? एक मेंबर, खतरनाक ऑर्डर है ये। अब बच्चों को लगता है सर एक मेंबर अकेला मीटिंग कैसे करेगा? अबे गधो, डायरेक्टर्स तो होंगे ना बात करने के लिए, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन ये कब होता है? जब एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है?
इजी, सिंपल, डन, बढ़ू में आगे। और याद रखना, अगर एनसीएलटी के ऑर्डर के बेसिस पर हमने 97 के हिसाब से एजीएम बुला लिया तो लॉ मान के चलता है कि आपने एजीएम 96 के हिसाब से ही बुलाया है। ठीक है, लॉ मान के चलता है कि आपने एजीएम 96 के हिसाब से बुलाया है। करेक्ट है, इजी, सिंपल। अच्छा, फिर आता है एजीएम पे रिपोर्ट बनता है, बिल्कुल सेक्शन 121। बट याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए है। आई रिपीट, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए है। जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो जब भी एजीएम करेगा, वो रिपोर्ट फाइल करेगा एजीएम का MGT 15 के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। विद इन 30 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ एजीएम उसमें बताएंगे कि कौन से डेट पर मीटिंग थी, कौन से डे पर थी, कौन से टाइम पर थी, कौन से जगह पर थी, कौन चेयरमैन आया था कि चेयरमैन अपॉइंट हुआ था कि नहीं हुआ था, मेंबर्स आए थे कि नहीं, कोरम प्रेजेंट था कि नहीं, क्या डिस्कस किया, कौन से रेजोल्यूशन पास किए, ये सब चीज बतानी पड़ती है 30 डेज के अंदर MGT 15 में ROC के पास फाइल करके। और नहीं फाइल किया तो कंपनी पर 1 लाख, रोज का 500, मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगा। ऑफिसर्स पर 25,000, रोज का 500, मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगा। करेक्ट है। तो देखो 96 में क्या बोला है, AGM बोला है, 97 में AGM ही बोला, बट एनसीएलटी के डांटने पर कर रहे हैं। और 121 में रिपोर्ट ऑन AGM, AGM का ही रिपोर्ट है, AGM, हाँ AGM, EGM का नहीं है। रिपोर्ट सिर्फ AGM का होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए। EGM का रिपोर्ट नहीं जाता, ठीक है, AGM मैंडेटरी होता है। अच्छा, याद रखना, अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ठीक है, डिफॉल्ट करते हो इन होल्डिंग जनरल मीटिंग, कौन से सेक्शन का बच्चों, अगर आपने 3 सेक्शन का डिफॉल्ट किया है, 96 AGM मैंडेटरी होता है, आपने नहीं किया। 97 एनसीएलटी के ऑर्डर पर AGM करना पड़ेगा अगर एनसीएलटी ने बोला है तो। या 98 बोलता है एनसीएलटी के ऑर्डर पे EGM, एनसीएलटी के ऑर्डर पे EGM। तो अगर एनसीएलटी के ऑर्डर पे आपने EGM नहीं किया, एनसीएलटी के ऑर्डर पे EGM नहीं किया, तो अगर ये 3 सेक्शन का नॉन कंप्लायंस है तो पेनल्टी 99 में आपका स्वागत किया जाएगा। 99 में क्या पेनल्टी बोला है, बोलता है कंपनी और जो भी ऑफिसर है उन पर पेनल्टी लगेगा 1 लाख तक का, 1 लाख तक का फ्लैट पेनल्टी लगेगा, प्लस 5,000 पर डे भी लग सकता है। ठीक है, 1 लाख फ्लैट पेनल्टी प्लस 5,000 पर डे। आई रिपीट, 1 लाख फ्लैट पेनल्टी प्लस 5,000 पर डे का पनिशमेंट लगता है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो? इजी है, सिंपल। तो देखो कितना सिंपल चीज बता रहा हूं। 96 AGM, 97 एनसीएलटी के ऑर्डर पे EGM, 121 रिपोर्ट और AGM, 98 एनसीएलटी के ऑर्डर पे EGM अभी आएगा, डोंट वरी। और अगर नॉन कंप्लायंस किया 96, 97, 98 का तो पनिशमेंट 99 में है। करेक्ट। लेकिन उससे मुझे याद आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 100। बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है बच्चों? याद करो, क्लासरूम में कितने बार बताया था, जनरल मीटिंग बिटवीन 2 AGM। अगर 2 AGM के बीच में अगर कोई जनरल मीटिंग हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। और एज द नेम सजेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब कुछ इमरजेंसी बिजनेस है, कुछ इमरजेंसी ट्रांजैक्शन जिसको करना है हमें। ठीक है सर। अच्छा सर, कौन EGM बुलाता है सर? अच्छा, EGM बुला सकते हैं, देखो ध्यान देना, बाय EGM बाय कंपनी इटसेल्फ थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फॉर अर्जेंट मैटर्स फॉर विच कंपनी कैन नॉट वेट टिल AGM। ठीक है, वो मैटर्स जिसके लिए कंपनी AGM तक नहीं रुक सकती, तो कंपनी क्या करेगी, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इमीडिएटली EGM बुला देंगे। या फिर कंपनी EGM बुलाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। बिल्कुल, मेंबर्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको प्यार से हम रिक्वेजिशनिस्ट बोलते हैं। या फिर रिक्वेजिशनिस्ट खुद से ही EGM बुला सकते हैं। मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कंपनी को AGM बुलाने के लिए, सुन रहे हो, मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कंपनी को क्या बुलाने के लिए, AGM, बट कंपनी ने बुलाया नहीं। अगर कंपनी ने बुलाया तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद से बुला लेगा, यही बहुत तगड़ा पॉइंट है। या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर पे भी EGM हो सकता है, इसके लिए अलग से सेक्शन 98 है। करेक्ट है। अब ये कैसे होता है, ध्यान देना, इधर पे तो मैंने थियरी दी है जो है, ठीक है, इससे अच्छी थियरी मैं और बताता हूं, ध्यान देना। इधर पे EGM, ठीक है, EGM कैसे चलता है, ठीक है, EGM कैसे चलता है, ध्यान दो। सबसे पहले इधर पे क्या होता है, ध्यान देना, EGM कैसे चलेगा, बोलता है कि BOD है, ठीक है, बाय BOD ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट एंड रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ। ठीक है, EGM कौन बुला रहा है, सुनना। सबसे पहले कंपनी के कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स, वो मेंबर्स जिनके पास कितना होना चाहिए, ध्यान देना। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उनके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जिसमें वोटिंग राइट्स है। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो उनके पास कम से कम 1/10 ऑफ वोटिंग पावर तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल जिसमें वोटिंग राइट्स है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर उनके पास होना चाहिए। देखो, अगर मेरे पास एकाक शेयर है और मैं मीटिंग बुलाऊंगा तो लोग नहीं सुनेंगे मेरा, 1/10 तो होना चाहिए। शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल जिसमें वोटिंग राइट्स है, बेसिकली इक्विटी शेयर्स। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स। वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे, किसको रिक्वेस्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट राइटिंग में जाएगा, उसमें लिखा होगा मैटर्स क्या क्या डिस्कस करने हैं,
ये ऑल रिक्वेजिशनिस्ट साइन करेंगे। और याद रखना, अगर जॉइंट मेंबर्स होते हैं, यानी एक ही शेयर दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर होल्ड करें, तो ऑल शुड साइन, ऑल शुड साइन। और उसको कहां डिपॉजिट करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करना है। अगर आप ये सब कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो बीओडी जब से आपका रिक्वेजिशन रिसीव करेगा उसके 21 डेज के अंदर मीटिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आई रिपीट, 21 डेज के अंदर मीटिंग का प्रिपरेशन क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और मीटिंग बुलाई जाएगी विद इन 45 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज? 45 डेज। तो देखो, एक्स डे को वैलिड रिक्वेजिशन डिपॉजिट हुआ था, 21 डेज तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना और 45 डेज के अंदर मीटिंग बुला देनी है। ठीक है, इजी सिंपल। तो हुआ क्या? रिक्वेस्ट जिनके पास 110 था उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बीओडी ने मीटिंग बुला दी, 21 डेज के अंदर प्रिपरेशन चालू किया, 45 डेज के अंदर मीटिंग बुला दी। समझ गया सर, समझ गया। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू इशू नोटिस विद इन 21 डेज, जब से रिक्वेस्ट आया तब से 21 डेज के अंदर नोटिस इशू किया नहीं, या 45 डेज के अंदर मीटिंग बुलाया नहीं, या फिर मीटिंग बुलाया बट सारा मैटर डिस्कस किया नहीं, तो अब रिक्वेजिशनिस्ट का ईगो हर्ट हो चुका है, देन इट विल बी डीम्ड एज बीओडी हैव फेल्ड टू कॉल ईजीएम। अच्छा, बीओडी ने ईजीएम नहीं बुलाया, मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि बीओडी ने ईजीएम नहीं बुलाया। तो अगर बीओडी ने ईजीएम नहीं बुलाया तो नाउ रिक्वेजिशनिस्ट कैन कॉल देमसेल्व्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन। यानी रिक्वेजिशनिस्ट खुद से मीटिंग बुला लेंगे एक्स डे, जिस दिन से रिक्वेजिशन जमा किया था उस दिन से 3 months के अंदर, उस दिन से 3 months के अंदर। यानी ये कैसे चलता है? तो एक्स डे को वैलिड रिक्वेजिशन मिला था, है ना, तो 21 डेज के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना था, 45 डेज के अंदर बीओडी को मीटिंग बुलाना था, बट नहीं बुलाया तो 3 months, यहां से 3 months के अंदर रिक्वेजिशनिस्ट खुद से मीटिंग बुलाएंगे। और याद रखना, अगर रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग बुला रहे तो वो उसी तरीके से बुलाई जाएगी जैसे बीओडी बुलाते हैं, है ना। EGM कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशन शैल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर एज कॉल्ड बाय बीओडी। और याद रखना, जितना भी खर्चा होगा मीटिंग बुलाने का, जो रिक्वेजिशनिस्ट उठा रहा है वो सब का सब कंपनी उनको रिइंबर्स करेगा, और बाद में कंपनी उसको डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से क्लेम करता है ना। कंपनी इसको किससे क्लेम करता है? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से क्लेम करता है। याद रहेगा पक्का। तो रिक्वेजिशनिस्ट ने बीओडी को नोटिस दिया, रिक्वेजिशन किया, बीओडी ने मीटिंग बुला दी, तो ठीक है, नहीं बुलाया तो रिक्वेजिशन खुद से बुला लेंगे। ठीक है सर। फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी लिस्ट ऑफ मेंबर्स, उनका प्रेजेंट एड्रेस, उनके पास कितना शेयर्स है, सारे कंपनी के मेंबर्स के पास कितना शेयर्स है, ये सब का सब किसको देना होता है? रिक्वेजिशनिस्ट को, क्योंकि अब मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट बुला रहे हैं तो मीटिंग का नोटिस भी रिक्वेजिशनिस्ट देंगे। ठीक है, मेड एज ऑन 21st डे अलोंग विद चेंजेस टिल 45th डे। ठीक है, फिर रिक्वेजिशनिस्ट क्या करेंगे? अब रिक्वेजिशनिस्ट देखो, रिक्वेजिशनिस्ट 1/10 होंगे, ठीक है, तो कहने से बहुत सारे लोगों को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस तो सब सारे मेंबर्स को देना पड़ता है मीटिंग का। तो रिक्वेजिशनिस्ट क्या करेंगे? अब सारे मेंबर्स को जनरल मीटिंग का नोटिस देंगे। बट सर, मीटिंग का नोटिस देने का काम तो कंपनी का होता है। हाँ, तो कंपनी ने यहां पर नहीं बुलाया ना मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट के बोलने पर, इसके लिए तो रिक्वेजिशनिस्ट को खुद से बुलाना पड़ रहा है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो सारे मेंबर्स को नोटिस देंगे कितने डेज पहले? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। फिर नोटिस उन्हीं मेंबर्स को दिया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में अपीयर हो रहा है एज ऑन 3rd डे, एज ऑन 3rd डे ऑफ डिपॉजिट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन। यानी जिस दिन रिक्वेजिशन डिपॉजिट किया था तब से लेकर 3rd डे, यानी x + 3rd डे तक जो मेंबर्स है उनमें से हम किसी को भी नोटिस दे सकते हैं मेंबर्स का, x + 3rd डे तक। ठीक है, नोटिस में डे, डेट, टाइम, वेन्यू स्पेसिफाई होगा। अगर गलती से एनी एक्सीडेंटल ओमिशन, यानी रिक्वेजिशनिस्ट नोटिस सबको बांटेंगे मीटिंग का, बट अगर गलती से किसी एकाक को नोटिस नहीं पहुंचती तो इससे मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। अगर गलती से किसी एकाक पर्सन को नोटिस नहीं मिलता तो उससे मीटिंग इनवैलिड होने वाला नहीं है, शैल नॉट इनवैलिड द मीटिंग। गलती से पर्पसली क्या तो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लोग स्पेशल बिजनेस करते हैं, आपको पता होगा ईजीएम तो स्पेशल सिचुएशन में बुलाई जाएगी, तो ना कंपनी हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करता है, एक्सप्लेनेशन देता है कि हम लोग ये काम क्यों करने वाले हैं। ठीक है, बट अगर रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुला रहे हैं और एजेंडा बताएंगे कि क्या क्या डिस्कस करना है, तो उसमें उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत रिक्वेजिशनिस्ट को नहीं होती है अगर नोटिस रिक्वेजिशनिस्ट देकर ईजीएम बुला रहे हैं तो। करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन, है ना। इधर पे भी वही लिखा है, देखो मेंबर्स क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे बीओडी को टू होल्ड ईजीएम। उनके पास कितना होना चाहिए? तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1/10, है ना, 1/10 ऑफ कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए। करेक्ट है, वो लोग रिक्वेस्ट देंगे तो लोग 21 डेज के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया नोटिस तो 45 डेज के अंदर मीटिंग बुला देंगे। बट इफ कंपनी फेल्स टू होल्ड मीटिंग विद इन 45 डेज तो रिक्वेजिशंस खुद ही मीटिंग बुला लेंगे। कितने मंथ्स के अंदर बेटा? 3 मंथ्स के अंदर। और जो भी खर्चा वगैरह है वो रिइंबर्स किया जाएगा। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मीटिंग कितने मंथ्स के अंदर होगा? 3 मंथ्स के अंदर। तो सेम इधर पे भी वही थियरी लिखा हुआ है। ये तुमको समझ रहा है क्या? इजी है, पक्का, डन, श्योर। अच्छा,
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। ये देखो, ये टेबल पढ़ लिए तो काम बन जाएगा। डे, क्या बोला? डे, कौन से दिन पर? एजीएम तो एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। अगर ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे तो भी ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, बट ईजीएम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला रहे तो एनी डे इवन ऑन नेशनल हॉलीडे। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉ ये बोल रहा है, लॉ ये प्रिज्यूम कर रहा है कि अगर ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं तो सच में इमरजेंसी है, मेंबर्स बुला रहे तो भाई इतना भी इमरजेंसी नहीं है, तुम नेशनल हॉलीडे को नहीं कर सकते। करेक्ट। फिर टाइम क्या होता है? 9 AM to 6 PM। अगर रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम बुला रहे तो भी 9 AM to 6 PM, लेकिन अगर बीओडी बुलाएंगे तो एनी टाइम, जब चाहे तब कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, प्लेस, कौन से जगह पर मीटिंग बुलाई जाएगी? तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एजीएम के लिए एट आरओ और विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। बट कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी पढ़ाया था ऊपर। बट यहां पर अगर ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं, रिक्विजिशनिस्ट, तो कंपलसरी आरओ या तो सेम सिटी भी, कोई भी कंपनी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है ना। बट अगर ईजीएम मेंबर्स बीओडी बुला रहा है तो बीओडी बुला रहा है, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, अगर बीओडी बुला रहा है तो एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, बट इंडिया के बाहर नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा, अगर कोरम एब्सेंट है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट। ठीक है। अगर कोरम एब्सेंट है तो एजीएम में मीटिंग पोस्टपोन यानी अर्जन हो जाती है। ईजीएम अगर डायरेक्टर्स बुला रहे तो भी अर्जन हो जाएगा, लेकिन अगर रिक्विजिशनिस्ट ने ईजीएम बुलाया है तो कैंसिल हो जाएगा। कहने से खुद ही मीटिंग बुलाया था उन लोग ने और मेंबर्स खुद ही नहीं आए, तो मतलब मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। फिर तो टाइम पास हो रहा है ना यार। ये तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो, इजी है। अच्छा, याद रखना, मान लो रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट किया था मीटिंग बुलाने का और बीओडी ने बुलाया मीटिंग बीओडी ने बुलाया रिक्विजिशनिस्ट के बोलने पर, तो भी रिक्विजिशनिस्ट है तो भी मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट किया था, मीटिंग बुलाया और कोरम नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आए ना आए इससे नहीं फर्क पड़ता, कोरम आना चाहिए। कोरम नहीं आता तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है। मान लो रिक्वेस्ट 5 जन ने किया, वो 5 जन को छोड़ के बाकी सब आए थे, मीटिंग चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, फिर ईजीएम ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, बिल्कुल है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाती है कि जहां पर एनसीएलटी को भी ऑर्डर करना पड़ता है मीटिंग बुलाने के लिए ईजीएम का, तो बिल्कुल अगर एनसीएलटी बोलेगा तो मीटिंग बुलाना पड़ेगा ईजीएम का, और उसमें ना ये डायरेक्शन दे सकता है दैट इवन इफ वन मेंबर इज प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, हम लोग उसको मीटिंग मान लेंगे, है ना। हम लोग उसको क्या मान लेंगे? मीटिंग मान लेंगे। क्लियर है बच्चों? इजी है, सिंपल, डन। इसका थियरी सेम टू सेम 97 के थियरी जैसा है ना। तो जब भी तुम ये चैप्टर रिवाइज करोगे, सबसे पहला जो पार्ट तुम पढ़ते हो वो होता है 96 से लेके 100 प्लस 121, सॉरी। ठीक है। 96 एजीएम, 97 एजीएम ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, 100 ईजीएम, 98 ईजीएम ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, 99 पनिशमेंट फॉर 96, 97, 98। 100 के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है बिकॉज ईजीएम बुलाना मैंडेटरी नहीं होता, एजीएम मैंडेटरी होता है, ईजीएम मैंडेटरी नहीं होता। और 121 में रिपोर्ट ऑन एजीएम है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ एजीएम के लिए रिपोर्ट है, वो भी कौन से कंपनीज के लिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए। समझ गया सर? अच्छा, अब जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस डिस्कस करने होते हैं, कौन से बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, एक पार्ट तो हो गया ये, है ना, 96 से 100, 121 हो गया। अब ध्यान देना, जब भी तुम मीटिंग बुलाओगे, ठीक है, जब भी तुम क्या बुलाओगे? मीटिंग बुलाओगे, कौन से बिजनेस तुम डिस्कस करते हो? ठीक है, प्लीज फोकस करना। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक कौन सा बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, और एक कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक कोड वर्ड है आधा। क्या है बेटा? आधा। ठीक है। देखो, तुम अगर मीटिंग बुलाओगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आधा, स्पेशल बिजनेस के लिए कोई कोड वर्ड नहीं है, क्यों बताऊंगा। पहले आधा में क्या आएगा? देखो, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा डायरेक्टर आ रहा है तो एक प्रोविजन होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, फाइनल में बताऊंगा। ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये ए, इसको प्यार से आधा बुलाते हैं। अगर यही लाइंस है तो ही वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, यही चीजें लिखी है तो ही वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। यस और नो? इजी है, सिंपल। और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगेगा बिकॉज ये तो हर साल होता है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन देना। और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रिजोल्यूशन लगता है? कंपनी नीड टू पास, इधर लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रिजोल्यूशन लगता है बच्चों? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। ठीक है, और याद रखना, ऑर्डिनरी बिजनेस इज ऑलवेज डिस्कस्ड एट एजीएम।
इज ऑलवेज डिस्कस्ड एट एजीएम, क्योंकि ये हर साल होता है, तो हमेशा ये एजीएम में डिस्कस होता है। और इसके लिए रेजोल्यूशन भी कौन सा लगता है? इसके लिए रेजोल्यूशन भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है। अब स्पेशल बिजनेस में क्या बोला है? जो ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल बिजनेस है। अच्छा, स्पेशल बिजनेस तुम जहां चाहे वहां डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपका एजीएम आने वाला है तो एजीएम में डिस्कस कर लो। मान लो आपके एजीएम को आने को टाइम है तो ईजीएम में डिस्कस कर लो, है ना। तो चाहे एजीएम में डिस्कस करो या ईजीएम में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, जब जब कंपनी स्पेशल बिजनेस करेगा तब तब उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है। क्लियर है? इजी, सिंपल। और एक बात याद रखना, लेकिन अगर रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम बुला रहे हैं तो उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती है, दूसरी बार बता रहा हूं, ठीक है। फिर जो जैसे हमने सीखा अभी, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, वैसे स्पेशल बिजनेस के लिए ओआर भी लग सकता है, एसआर, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी। बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि सर स्पेशल बिजनेस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली लॉ में लिखा हुआ है एसआर लगेगा या ओआर लगेगा। और याद रखना, ईजीएम में जो भी बिजनेस डिस्कस होंगे सबके सब कौन से होंगे? स्पेशल। आई रिपीट, ईजीएम में जो भी बिजनेस डिस्कस होंगे सबके सब क्या होंगे? स्पेशल बिजनेस होंगे, ठीक है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इजी, याद रहेगा। ये 102 में लिखा है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में 102 में दिया है, ठीक है। हाँ, यस, सही सुना। ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस क्या होता है? 102 में है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में भी कहां दिया है? 102 में दिया है। करेक्ट है, इजी, सिंपल। अच्छा, लेकिन उसके पहले मीटिंग बुलाने के लिए क्या देना पड़ेगा? नोटिस। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर क्या है? 101। अच्छा, नोटिस कितने डेज पहले देना है? 21 क्लियर डेज पहले देना होता है, ठीक है। आई रिपीट, नोटिस 21 क्लियर डेज पहले देना पड़ता है, या तो राइटिंग में दे सकते हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। लेकिन अगर वही सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 क्लियर डेज पहले नोटिस देते हो। सर क्लियर डेज मतलब क्या होता है? तो मतलब जिस दिन नोटिस दिया उसको काउंट नहीं करने का, जिस दिन मीटिंग है उसको भी काउंट नहीं करने का। आई रिपीट, जिस दिन नोटिस दिया काउंट नहीं करोगे, जिस दिन मीटिंग है काउंट नहीं करोगे। और अगर नोटिस पोस्ट से दिया है, पोस्ट से, तो एक्स्ट्रा 48 आवर्स काउंट नहीं करना, ठीक है। जब से लेटर पोस्ट किया एक्स्ट्रा 48 आवर्स काउंट नहीं करना। यानी एक्स डे को नोटिस दिया मत काउंट करो, x प्लस 48 आवर्स यानी x+1 x+2 को भी मत काउंट करो, और जिस दिन मीटिंग है उसको भी काउंट मत करना अगर पोस्ट से दिया है तो। हाँ, पोस्ट से नहीं दिया तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो जिस दिन नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग है उसी को काउंट नहीं करना। यानी नेट 21 डेज होना चाहिए, उसी को क्लियर डेज बोलते हैं। करेक्ट है। अगर तुमको और अपना एग्जाम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है तो ये देखो, तुम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल के आराम से पढ़ सकते हो, तुमको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, पॉज करके बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। एक और बात याद रखना, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला है, एग्जाम में बोला ही नहीं कि पोस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो हम लोग हमेशा ही अज्यूम करके चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है। अगर पोस्ट बोला है तो पोस्ट मान लेंगे, करेक्ट है। एमसीक्यू में बोल रहा हूं, ये किसमें? एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होगा तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्वेश्चन साइलेंट है तो। बट अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है फिर तो हमारे पास ही हम आंसर कैसे भी लिख सकते हैं उसका, तो अगर कुछ नहीं बोला है वैसे क्वेश्चन में तो फिर हम आंसर में लिख देंगे कि अगर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा तो ऐसा होगा, या फिर अगर पोस्ट से भेजा होगा तो ऐसा होगा। बट अगर एमसीक्यू में कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ठीक है। बट सवाल ये उठता है, सर 21 क्लियर डेज का नोटिस देने का टाइम नहीं है हमारे पास, सर क्या शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाई जा सकती है? बिल्कुल, ठीक है ना। 21 डेज का नोटिस आप नहीं दे पा रहे हो तो शॉर्ट नोटिस पे बुला सकते हैं, बट पहले कंसेंट ले लो। कंसेंट किसका कंसेंट लेना है? अगर एजीएम है तो कंसेंट लेना है कम से कम 95% मेंबर जो वोट करने वाले हैं, ठीक है। अगर 100 मेंबर तो कम से कम 95 का अप्रूवल चाहिए शॉर्टर नोटिस पे एजीएम या ईजीएम बुलाने के लिए, एजीएम बुलाने के लिए, एजीएम। अगर ईजीएम बुलाना है शॉर्ट नोटिस पे तो देखो पहले कंपनी में शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो कंसेंट चाहिए 95% ऑफ वोटिंग राइट्स, ना। बी वेरी केयरफुल, ये सब लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेंट चाहिए 95% ऑफ वोटिंग राइट्स। लेकिन अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो आप कंसेंट किसका लोगे? कंसेंट लोगे, ये 51% गलती से टाइप हुआ, इसको कट कर देना, ठीक है। कंसेंट लोगे मेजॉरिटी नंबर्स का, ठीक है, मेंबर्स का मेजॉरिटी, यानी अगर 100 मेंबर है तो इसका मेजॉरिटी 51 होगा, 200 मेंबर है तो मेजॉरिटी 101 होगा, 1000 मेंबर है तो मेजॉरिटी 501 होगा। तो मेंबर्स का मेजॉरिटी जिनके पास 95% ऑफ वोटिंग, जिनके पास 95% ऑफ कैपिटल होना चाहिए, जिसके पास वोटिंग राइट्स है, यानी 95% ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वोटिंग का भी बात बोला है। तो डबल लिमिट है, डबल। सर डबल लिमिट क्या है? डबल लिमिट ये है कि मेंबर्स का मेजॉरिटी है, ठीक है, मेंबर्स का मेजॉरिटी है और कैपिटल का 95%, कैपिटल का 95%। ये समझ रहा है क्या? और याद रखना शॉर्टर नोटिस कितने टाइम का देना है ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो शॉर्ट नोटिस 1-2 दिन का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, एक दो दिन लिखा ही नहीं ना कितना हो सकता है, तो एक दो दिन का भी हो सकता है, बट शॉर्ट नोटिस पे बुलाना है तो इतने लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है। क्लियर है, इजी, सिंपल। अच्छा सर नोटिस दे दी, नोटिस दे दी और स्पेशल बिजनेस होगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच कर दिया, करेक्ट है। लेकिन सर मीटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोरम चाहिए। क्या चाहिए, कोरम चाहिए, है ना। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग मीटिंग। मीटिंग चालू करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं उसी को हम प्यार से कोरम बुलाते हैं, ठीक है। अब कोरम कितना होगा तो देखना पड़ेगा कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। वैसे से पर्सनली प्रेजेंट मतलब खुद से आने चाहिए, लेकिन अगर खुद से मतलब प्रॉक्सी नहीं भेज सकता, खुद प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो कोरम कितने होंगे, अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर कंपनी में मोर देन 1000 बट अप टू 5000 है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो मैं इसको पढ़ता कैसे हूं, 5 15 30, ठीक है। 1000 तक 5, 5000 तक 15, 5000 के ऊपर 30, करेक्ट है, इजी। बट याद रखना अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हायर कोरम दिया है तो आप अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना, ठीक है। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स कोरम एज पर एओए और एज पर सेक्शन 103, कोरम एज पर एओए और एज पर 103 विच एवर इज हायर, करेक्ट है। अच्छा पर्सनली प्रेजेंट मतलब खुद से आना पड़ेगा, खुद से आना पड़ेगा, प्रॉक्सी विक्सी को काउंट नहीं करते। और एक और बात याद रखना तुम लोग, एक और बात याद रखना, चलो मैं बता ही देता हूं तुम लोग को, ठीक है। इधर पे कहां गया कोरम, हाँ ठीक है, ये देखो प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन कोरम, ठीक है। प्रॉक्सीज को कोरम में नहीं काउंट किया जाता, पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं होते। फिर आपको पता है अगर मेरे कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है तो मेरा मेंबर जो होता है, जो शेयर्स जिसके नाम पे होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, गवर्नर ऑफ स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के केस में। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये लोग खुद मीटिंग अटेंड करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट सर, ये लोग खुद मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे। तो ये लोग रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। अच्छा ये लिखा है सेक्शन 112 में, और उस रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में काउंट किया जाएगा। हाँ, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव भी किसी को भेजता है अपने बिहाफ पे तब उसको प्रॉक्सी मानेंगे, तब वो काउंट नहीं होगा। बट अगर रिप्रेजेंटेटिव खुद आ रहा है तो पर्सनली प्रेजेंट माना जाता है, कोरम में काउंट होता है। सेम इधर पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये सेक्शन 113 में लिखा है। मान लो मेरे कंपनी का मेंबर कोई दूसरा कंपनी है तो कंपनी खुद तो नहीं आ सकता, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा और उसको कोरम में काउंट किया जाएगा, करेक्ट है। फिर याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कभी भी कोरम में काउंट नहीं होते जब तक उनका राइट्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर राइट्स इफेक्ट हो रहा है तो कोरम में काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा फिर बोला गया अगर ऐसा इंसान है जो मोर देन 1 कैपेसिटी में प्रेजेंट है तो उसको मोर देन 1 काउंट किया जाएगा। सही सुना, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो मोर देन 1 कैपेसिटी में प्रेजेंट है तो हम उसको मोर देन 1 काउंट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आईटीसी के एजीएम में आईटीसी के 5 मेंबर है, सिप्ला, लुपिन, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल। अब पांचों ने क्या किया है, पांचों ने कपिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो कपिल को 5 काउंट किया जाएगा बिकॉज ही इज प्रेजेंट इन मोर देन 1 कैपेसिटी, है ना, तो उसको 5 काउंट किया जाएगा। अब मान लो अगर आईटीसी में अप टू 1000 मेंबर्स ही है तो कपिल अकेला ही कोरम बन जाएगा, है ना, क्योंकि अप टू 1000 तक तो 5 ही लगता है, कपिल अकेला ही कोरम बन जाएगा। बट याद रखना कपिल अगर अकेला कोरम बन जाएगा तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स करके एक चीज है जो बोलता है कि कम से कम एक और मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक और मेंबर क्या होना चाहिए, कम से कम एक और मेंबर आपका पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। ये तुमको समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ए यस और नो, इजी है, पक्का, श्योर, डन, है ना। बड़ू में आगे, है ना, बड़ू में आगे, श्योर हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा सर, समझ गया सर, ओके सर। अच्छा लेकिन अगर कोरम एब्सेंट होता तो क्या होगा, ठीक है। देखो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाफ एन आवर वेट करने का, हाफ एन आवर के बाद मीटिंग अर्जन हो जाएगी टू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे। और अगर नेक्स्ट वीक पे सेम टाइम सेम प्लेस पे वो जगह अवेलेबल नहीं है, वेन्यू अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो सच अदर प्लेस और डे एज मे बी स्पेसिफाइड, करेक्ट। बट याद रखना अगर मीटिंग रिक्वेजिस्ट्रेशन ने बुलाया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर हम लोग जब भी मीटिंग अर्जेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस देना पड़ता है एडवांस में, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, ठीक है। अब तुम्हारा डाउट आना चाहिए कि सर अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो क्या हो जाएगा? सर अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो जो मेंबर प्रेजेंट है उसी को कोरम मान लिया जाएगा, ठीक है। हाँ सही सुना, ठीक है। अर्जेंट मीटिंग में अगर कोरम नहीं आता तो जो मेंबर प्रेजेंट है उसी को कोरम मान लिया जाएगा, जितना है वही कोरम है,
ठीक है। अच्छा याद रखना, लेकिन अर्जेंट मीटिंग में कोई नया बिजनेस तुम डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। अर्जेंट मीटिंग में जो तुम्हारा लेफ्ट ओवर बिजनेस था, मतलब लास्ट मीटिंग का जो बिजनेस बाकी था, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई नया बिजनेस डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर है, इजी सिंपल। तो देखो मीटिंग कहां से कहां तक चलती है, 96 से 100 प्लस 121 रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर 101 में नोटिस बोला है, 102 में ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है। 103 कोरम की बात करता है, मीटिंग चालू करने के लिए कोरम चाहिए, मीटिंग चलाने के लिए चेयरमैन चाहिए। चेयरमैन कहां लिखा है, 104 में लिखा है, ठीक है। चेयरमैन कहां लिखा है बच्चों, चेयरमैन 104 में लिखा है। अच्छा याद रखना, कोरम में मजाक मजाक में 112 और 113 भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अच्छा अब चेयरमैन के बारे में क्या बोला है, ध्यान देना, हर एक मीटिंग के लिए चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, ये आर्टिकल्स में लिखा होगा, बट अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो चेयरमैन शो ऑफ हैंड से चूज किया जाता है ना। जो भी प्रेजेंट है शो ऑफ हैंड से चूज करेंगे, बट अगर कोई पोल डिमांड करेगा तो पोल से भी चूज किया जा सकता है। बट याद रखना, चेयरमैन के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होता है उसको हम लोग बुलाते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। चेयरमैन के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं कास्टिंग वोट। यहां पर लिखा नहीं है, याद रखना। ऐसे मैटर्स, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, ऐसे मैटर्स जहां पर वोट्स इक्वल हो गए हैं, यानी वोट्स इन फेवर और वोट्स अगेंस्ट, कोई रिजोल्यूशन पास करना है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है और वोट्स इन फेवर और वोट्स अगेंस्ट क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, तो ऐसे में चेयरमैन का वोट डिसाइड करेगा, चेयरमैन का कास्टिंग वोट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ए यस और नो, इजी है, पक्का है ना। चेयरमैन का वोट टाई ब्रेकर वोट होता है, बट याद रखना कास्टिंग वोट तभी हो सकता है जब एओए में लिखा हो, अगर एओए में नहीं लिखा तो कास्टिंग वोट नहीं हो सकता। अच्छा मान लो एओए में लिखा है तो भी कास्टिंग वोट करना नहीं करना ये चेयरमैन का मर्जी होता है, चेयरमैन का एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन होता है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। क्लियर, इजी, सिंपल, डन। अच्छा ओके सर, समझ गया। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग प्यार से प्रॉक्सीज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, प्रॉक्सीज बुलाते हैं, बिल्कुल। अगर आप मीटिंग में जा नहीं सकते तो आप खुद के भी आप पे किसी और को भेज सकते हो, उसी को प्यार से प्रॉक्सी बोलते हैं। देखो लिखा है ना, क्या लिखते हैं ये लोग प्रॉक्सी के लिए, तो बोलता है मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द जनरल मीटिंग कैन आल्सो अपॉइंट प्रॉक्सीज इन प्लेस ऑफ हिमसेल्फ टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर। फिर याद रखना, प्रॉक्सी कंपनी के मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉक्सी बाहर वाला भी हो सकता है। सिर्फ एक ही केस में प्रॉक्सी मेंबर हो सकता है, वो कौन सी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, जहां पर प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है, इजी सिंपल। अच्छा एक और बात याद रखना, एक सिंगल पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और उन 50 के पास कंपनी का 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। याद है कि नहीं, है ना, उन 50 लोग के पास कंपनी का 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। और याद रखना, जिनके पास 10% से ज्यादा कैपिटल है, अगर कंपनी का कोई मेंबर है जिसके पास कंपनी का 10% से ज्यादा कैपिटल है, तो जो उसका प्रॉक्सी है वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, रिलायंस के केस में मुकेश अंबानी के पास 47-49% ऐसा कुछ होल्डिंग है, तो अगर मुकेश अंबानी मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं तो मैं किसी और का प्रॉक्सी उस कंपनी के मीटिंग में नहीं बन सकता। करेक्ट है, मतलब 10% के ऊपर अगर किसी के पास होल्डिंग है तो उसका जो प्रॉक्सी है वो किसी और का नहीं हो सकता। करेक्ट है, इजी। अच्छा इससे मुझे याद आया, है ना, इससे मुझे याद आया, प्रॉक्सी का डिसेबिलिटी क्या है, बोल नहीं सकता मीटिंग में, ही डजंट हैव राइट टू स्पीक, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। हाँ प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता, बट राइट्स क्या है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, पोल डिमांड कर सकता है और पोल से वोट भी कर सकता है ना, पोल एक वोटिंग का तरीका है। फिर टाइम लिमिट क्या प्रॉक्सी को डिपॉजिट करने का, तो 48 आवर्स बिफोर, ठीक है, 48 आवर्स बिफोर। बट इफ ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर एनी टाइम पीरियड अदर देन 48 आवर्स, अदर देन 48 आवर्स, इसमें लेस देन और काट देना, लेस देन काट देना, ठीक है, तो 48 आवर्स शैल प्रिवेल। इसका मतलब क्या है, इधर देखो, इधर पे, हाँ ये 48 आवर्स पहले डिपॉजिट कर रहा होता है, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, एनी पीरियड इन द एओए ऑफ द कंपनी विच प्रिस्क्राइब फॉर लॉन्गर पीरियड, अगर कोई लॉन्गर पीरियड है तो उसको हम 48 आवर्स ही मान लेंगे। देखो आप प्रॉक्सी को अपॉइंट करोगे तो कंपनी को भी तो एडवांस में मालूम होना चाहिए, तो एडवांस का टाइम कितना है, 48 आवर्स। बट अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा लेते हो, अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा लेते हो तो हम उसको 48 आवर्स ही मान लेंगे। आप अपने आर्टिकल में 60-70 आवर्स लिख रहे हो, हम उसको 48 आवर्स ही मानेंगे, याद रखना, है ना। लेकिन याद रखना एक और बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन प्रिस्क्राइब फॉर लेसर पीरियड, इसके लिए तो मैंने यहां से लेस देन वाला कटवाया। याद रखना, इधर लिख भी देता हूं, इफ एओए प्रिस्क्राइब्स फॉर लेसर पीरियड
तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम पीरियड हो सकता है बट ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर यस, प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल। अगर कोई मेंबर चाहता है, ठीक है, मेंबर चाहता है कि वो प्रॉक्सी का रजिस्टर इंस्पेक्ट करे। अच्छा, प्रॉक्सी का रजिस्टर कौन रखता है बच्चों, ध्यान से सुनना। प्रॉक्सी का रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है रिकॉर्ड पर्पस के लिए। तो अगर उस प्रॉक्सी का रजिस्टर चेक करना है तो मेंबर चेक कर सकता है। याद रखना, प्रॉक्सी का रजिस्टर नहीं चेक कर सकता, सिर्फ मेंबर चेक कर सकता है। वो भी उसको 3 दिन पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को। मीटिंग के 3 दिन पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ेगा कि मुझे प्रॉक्सी का रजिस्टर चेक करना है, तो कंपनी उसको प्रॉक्सी का रजिस्टर चेक करने देगी मीटिंग चालू होने के 24 आवर्स से पहले से लेकर के मीटिंग कंक्लूड होने तक। और रजिस्टर चेक किया जा सकता है 9 AM to 6 PM के बीच में, ठीक है। रजिस्टर चेक किया जा सकता है 9 AM to 6 PM के बीच में, करेक्ट है, इजी, सिंपल। और अगर जनरल मीटिंग अर्जेंट हो जाती है तो आपको प्रॉक्सी का रजिस्टर चेक करने के लिए फ्रेश रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, इजी, सिंपल। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। बिल्कुल, क्या प्रॉक्सी रिवोक हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल रिवोक हो सकता है। सर कैसे रिवोक हो सकता है? आराम से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इफ मेंबर्स अटेंड द मीटिंग देमसेल्फ, तो प्रॉक्सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैंने प्रॉक्सी को भेजा बट मीटिंग में खुद भी आ गया तो प्रॉक्सी कैंसिल। या फिर प्रॉक्सी कास्ट हिज वोट देन सच वोट कैन नॉट बी रिवोक्ड। हाँ, याद रखना ही है। अगर मैं भी मीटिंग अटेंड किया बट मेरी मीटिंग अटेंड करने के पहले प्रॉक्सी ने कुछ वोट कर रखा है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। फिर प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट जो MGT 11 में होता है, अगर वो डेटेड नहीं है, स्टैम्प्ड नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा प्रॉक्सी। या फिर अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज अपॉइंटेड है, ठीक है, मल्टीपल प्रॉक्सीज अपॉइंटेड है, ठीक है, तो उसके इसमें लेटेस्ट वाला प्रॉक्सी वैलिड होता है, ठीक है। कौन सा वाला प्रॉक्सी वैलिड होता है? लेटेस्ट वाला। सही सुना तुमने, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ठीक है। इधर देखो, बाय मेंबर्स डिपॉजिटिंग न्यू प्रॉक्सी। अगर मेंबर ने नया प्रॉक्सी डिपॉजिट किया तो पुराना ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, प्रोवाइडेड नया वाला 48 आवर्स बिफोर आया था, है ना, नया वाला 48 आवर्स बिफोर आया था। क्लियर है बच्चों, इजी है, सिंपल, डन। बढ़ू में आगे, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, MGT 11 में होना चाहिए, फिर बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम पढ़ सकते हो, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है, इजी, सिंपल। तो देखो, अब तक सेक्शन नंबर कहां से कहां तक पढ़ा दिया मैंने। अब तक तुमको सेक्शन 96 to 105 तक पढ़ा दिया। क्या कंफर्टेबल हो तुम लोग यहां तक? इजी है यहां तक, पक्का, श्योर, ठीक है। अच्छा, जब रिवाइज करने बैठोगे तो 96 to 100 पहले पार्ट में रिवाइज करना, फिर 5 मिनट सांस लेना, फिर 101 से 105 याद करना, और फिर 121 तो यहां पर होता है ना, ठीक है, इजी, सिंपल, डन। अच्छा, वोटिंग पे थोड़ी देर में आते हैं, वोटिंग पे थोड़ी देर में आएंगे। उसके पहले सर आप क्या करवाने वाले हो सर, ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट इन मीटिंग्स। ये पहले ही सिखा दिया तुमको, 112 एंड 113। बोला गया है कि अगर कंपनी का मेंबर, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंपनी का मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, जो कि सेक्शन 112 के में बोला गया है, या प्रेसिडेंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, जो 113 में लिखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, सच मेंबर विल अपॉइंट एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। वो लोग अगर किसी को अपॉइंट करते हैं तो उनको प्रॉक्सी नहीं, उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेटिव ने भी किसी और को भेजा तब उसको प्रॉक्सी बुलाया जाएगा, करेक्ट है। और रिप्रेजेंटेटिव जो भेजेंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर या कंपनी, तो वो लोग कोरम में काउंट किए जाएंगे, वो लोग शो ऑफ हैंड से वोट भी कर सकते हैं, वो लोग प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब उनके पास वो सारा राइट होगा जो एक मेंबर के पास होता है, ठीक है, उनके पास वो सारा राइट्स होगा जो एक मेंबर्स के पास होता है। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों? ए यस और नो, इजी है, सिंपल, डन। 112, 113। उसके बाद एक सिंपल सेक्शन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ज्यादा मेहनत नहीं लगता। देखो, रेजोल्यूशन मतलब सिंपल भाषा में डिसीजन होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन। अब अगर वो रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं तो उसको बोर्ड रिजोल्यूशन बुलाया जाता है, और अगर वो रिजोल्यूशन मेंबर डिस्कस करे तो उसको या तो ऑर्डिनरी या तो स्पेशल बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? तो तुम लोग अब तक मोर देन 50% के नाम से जानते थे, बट अभी कैसे पढ़ोगे इसको? बोलोगे जो वोट्स फेवर में है वो मोर देन वोट्स अगेंस्ट है, ठीक है। जो फेवर में वोट है वो अगेंस्ट से ज्यादा है, ठीक है। यानी अगेंस्ट में 1 है तो फेवर में 2 है, अगेंस्ट में 2 है तो फेवर में 3 है। मोर देन है ना, 2 अगेंस्ट और 3 फेवर में, मोर देन 50% से ज्यादा, करेक्ट है। बट स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या बोला है? जो फेवर में वोट्स है शुड बी मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। यानी अगर 1 वोट अगेंस्ट में तो इसका 3 टाइम्स, यानी कम से कम 3 फेवर में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? टोटल वोट कितना हुआ है? 3 और 1, 4 वोट हुआ है, जिसमें से 3 फेवर में है, 1 अगेंस्ट है, तो 75% हो जाएगा, करेक्ट है। और याद रखना, सिर्फ वैलिड वोट से काउंट किया जाता है। जो इनवैलिड वोट्स है या कोई अगर वोट नहीं कर रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करते, है ना, उसको काउंट नहीं करते,
है ना। मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन अभी पढ़िए मेरे सामने, ठीक है, अभी पढ़िए मेरे सामने ये क्वेश्चन पढ़िए, बी क्विक आंसर के साथ, बताइए समझ रहा है कि नहीं। इजी है, इजी है, पढ़ा तुमने? सर आपने बहुत जल्दी पूछ लिया सर, पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलिए अब तक तो पढ़ के हो जाना चाहिए था, समझना है, इजी है पक्का। तो देखो 112, 113 रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करता है, 114 ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा है, बोलता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस सेक्शन 115। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं तुमको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑलरेडी बता चुका हूं, अब याद आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, है ना। कुछ कुछ रिजोल्यूशन है जिसमें स्पेशल नोटिस लगता है, क्या लगता है बच्चों, स्पेशल नोटिस। ध्यान देना फिर से क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले कुछ मेंबर्स है कंपनी के जिनके पास एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग राइट्स या तो कम से कम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है। ओ सर ऐसा कुछ तो हम लोगों ने ना रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बाय मेंबर्स में भी पढ़ा था 140 सबसेक्शन 4 में। हाँ तो वही तो है, ठीक है। मेंबर्स क्या करेंगे, एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग राइट्स या जिनके पास कम से कम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, दोनों में से कुछ भी अगर है तो लोग कंपनी को स्पेशल नोटिस देंगे और कंपनी को बोलेंगे देखो जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो वापस से रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना, जो ऑडिटर निकल रहा है वो वापस से रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, या फिर प्रोवाइडिंग दैट एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर शैल बी रीअपॉइंटेड, है ना, जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसके जगह पर कोई और क्या होना चाहिए, रीअपॉइंट होना चाहिए, या फिर डायरेक्टर को निकालना है टाइम के पहले, या फिर डायरेक्टर को रिप्लेस करना है ना, डायरेक्टर को करना है रिप्लेस, मतलब जो निकला उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है। अगर इनमें से कुछ भी चीज करनी है तो क्या करेंगे, तो मेंबर स्पेशल नोटिस कंपनी को देंगे। कितना डेज पहले देंगे सर, मेंबर स्पेशल नोटिस देंगे एटलीस्ट 14 क्लियर डेज पहले, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, यानी कम से कम 14 क्लियर डेज पहले बताना है, बट 3 महीने पहले नहीं, यानी इस पीरियड के बीच में आपको स्पेशल नोटिस जमा करनी होती है ना। अब कुछ मेंबर ने स्पेशल नोटिस कंपनी को दी है जिनके पास उतना होल्डिंग है, जो ऊपर डिस्कस किया हमने, है ना। अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी 7 क्लियर डेज पहले वो स्पेशल नोटिस सारे मेंबर्स को या तो इंडिविजुअली दे देगा, या तो 2 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एक इंग्लिश या तो एक वर्नाकुलर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, करेक्ट है। और फिर जो जिसके लिए भी स्पेशल नोटिस दी गई है उसको मीटिंग में डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। सेक्शन नंबर 115 बस इतना ही बोलता है, ये 4 चीज के लिए स्पेशल नोटिस लगता है। जो मेंबर के पास कम से कम 1% ऑफ कैपिटल या 5 लाख का 1% ऑफ वोटिंग राइट्स या 5 लाख का कैपिटल है वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट है, इजी सिंपल। सेक्शन 116 में एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। सेक्शन 117 है, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 117 क्या है, इधर पे ध्यान देना, सेक्शन 117 बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एमजीटी 14 तो सुना है, खास करके जो मेरे से पढ़े होंगे अगर जो लेक्चर देख रहे, ठीक है, मैं चैप्टर 2 से चालू हो जाता पढ़ाना, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज जो है ना वहां से ही, कि जब जब एसआर पास करेंगे तब तब एमजीटी 14, जब जब एसआर पास तब तब एमजीटी 14, जब जब एसआर पास तब तब एमजीटी 14। बोलिए यस और नो, इजी है, सिंपल है, डन है, ये बोलिए ना हाँ या ना, ठीक है। जब जब एसआर पास तब तब एमजीटी 14 आता है, ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये यस और नो, इजी है, पक्की बात है, श्योर है ना। अच्छा आराम से ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कंपनी क्या करेगा, कंपनी कुछ रिजोल्यूशंस और अग्रीमेंट फाइल करता है, देखो वही लिखा है, कंपनी फाइल करेगा फॉर्म एमजीटी 14 किसके पास, आरओसी के पास, कितने डेज के अंदर, 30 डेज। अगर आईएफएससी कंपनी तो 30 का 60 हो जाता है फीस के साथ। लेकिन कौन से सिचुएशन में, तो जब जब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है तब तब एमजीटी 14 आरओसी के पास 30 डेज के अंदर एमजीटी 14 में फाइल करता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रेजोल्यूशन है विच आर अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, बट अगर वो अग्री नहीं होते तो भी उसको एज एसआर ही पास किया जाता, हम उसको प्यार से इनडायरेक्ट एसआर बोलते हैं। या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन इन रिलेशन टू एमडी का अपॉइंटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन या एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर रिजोल्यूशन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास, बट अगर सारे मेंबर्स अग्री नहीं करते तो भी क्लास एसआर तो पास करना ही पड़ता, मतलब 75% उस क्लास का तो चाहिए ही था अप्रूवल। या फिर वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास किया, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, या बोर्ड रेजोल्यूशन 179 सबसेक्शन 3 का, है ना, या फिर एनी अदर रेजोल्यूशन जो पब्लिक डोमेन में रखना है, ठीक है। इधर दिखा भी है देखो, अगर इनमें से कोई भी रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो वो रेजोल्यूशन आपको मेंबर्स के पास जमा करना पड़ता, आरओसी के पास जमा करना पड़ता है एमजीटी 14 में विद इन 30 डेज, ठीक है। एमजीटी 14 में विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों, विद इन 30 डेज, है ना। इनमें से कोई भी रेजोल्यूशन पास किया तो आपको एमजीटी 14 में 30 डेज के अंदर जमा करना पड़ेगा।
ये क्लियर है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? इजी है, सिंपल। बेटा देखो, ओरिजिनल लेक्चर में ना ये अकेले एक एक सेक्शन को ना आधा आधा घंटा लगता है समझाने के लिए, बट यहां पर तो तुम देखो 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाना है मुझे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरा स्पीड कैसे चल रहा है ना। और जो पढ़े हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है अपने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, तुमको सारे कंसेप्ट देखो रिकॉल होते होंगे, है ना। ठीक है, चलिए आई डन सर, डन। तो देखो आराम से, सबसे पहले 96 to 105 प्लस 121 पढ़ाया था तुम लोग। फिर अभी क्या पढ़ाया? 112 113 रिप्रेजेंटेटिव है। फिर 114 ORSR है। 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है। 116 एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं, उसका तो एग्जाम्पल पढ़ के समझ जाता है कि जो अर्जेंट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया उसका वही डेट माना जाता है। 117 में रेजोल्यूशन आपको किसके पास फाइल कर रहे हैं? आरओसी के पास, विद इन 30 डेज। MGT 14 में नहीं किया तो पनिशमेंट भी है जो 117 में लिखा हुआ है। अब 118 में आता है मिनट्स ऑफ मीटिंग बच्चों। ठीक है, 118 में मिनट्स बनेगा, 119 में उसका इंस्पेक्शन होएगा। ठीक है, 118 में मिनट्स बनेगा, 119 में उसका इंस्पेक्शन होएगा। 118 में मिनट्स बनेगा, 119 में इंस्पेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से मिनट्स के ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिनट्स के ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है। 2 सेक्शन पढ़ लेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग तो और भी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, और भी सिंपल। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको ना समराइज कर रखा है। ठीक है, अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूं। ठीक है, ये मतलब इतना इजी है, 2 मिनट के अंदर मिनट्स होगा। ठीक है, ध्यान देना प्लीज। बोलता क्या है, फोकस करना, हैंडराइटिंग को संभालना बस। ठीक है, बोलता है एवरी कंपनी शेल मेंटेन मिनट्स ऑफ मीटिंग। हर एक कंपनी मिनट्स मेंटेन करता है। ठीक है, अच्छा मिनट्स क्या होता है? समरी होता है मीटिंग का, है ना। हर एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ मीटिंग होना चाहिए। और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए और कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए, पेज नंबर, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसा कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, उसके बाद बोला है कि कंपनी अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग मिनट्स बुक बनाता है। जैसे जनरल मीटिंग के लिए अलग मिनट्स बुक बनेगा, बोर्ड मीटिंग के लिए अलग मिनट्स बुक बनेगा, क्लास मीटिंग के लिए अलग मिनट्स बुक बनेगा, कमिटी मीटिंग के लिए अलग बनेगा, और मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन पास थ्रू पोस्टल बैलेट। अच्छा याद रखना, पोस्टल बैलेट वोटिंग का तरीका नहीं है, मीटिंग का तरीका होता है। ठीक है, सिखाऊंगा, अभी बाकी है ना अपना। ठीक है, पोस्टल बैलेट से जो भी रेजोल्यूशन पास करोगे वो जनरल मीटिंग के मिनट्स में ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, किसके मिनट्स में रिफ्लेक्ट होता है बच्चों? जनरल मीटिंग के मिनट्स में ही रिफ्लेक्ट होगा। याद रखना ये चीज को। करेक्ट है, इजी है, सिंपल है, डन है, पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, और बच्चों को ना बड़ी बेवकूफी होती है, बच्चे बेवकूफ होते हैं। बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को लगता है कि सर 118 में तो सिर्फ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग ही होगा। ऐसा नहीं है, 118 के मिनट्स में 118 का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बोला है इसमें सारा मीटिंग का मिनट्स आ जाता है। ठीक है, फिर बोला है कंपनी शैल मेंटेन मिनट्स ऑफ मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। बिल्कुल, जब से मीटिंग कंक्लूड हुआ तब से 30 डेज के अंदर मिनट्स बन जाना चाहिए। फिर उसमें ना मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपको अपॉइंटमेंट्स को हाईलाइट करना है। अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई है मीटिंग में तो उसको भी हाईलाइट करना होता है। करेक्ट। अच्छा, अगर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है, ठीक है, किसका मिनट्स है? बोर्ड मीटिंग का, तो डायरेक्टर्स जो जो मीटिंग अटेंड की है उसका भी डिटेल्स होता है, और जो जो डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पे डिसेंट किया है उसका भी डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या नहीं होगा? ऐसे मैटर जो इममटेरियल है, इररिलेवेंट है, डिफेमेटरी है, जो कंपनी के इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल यानी इंजीरियस टू कंपनी है, ये सब चीजें हम लोग मिनट्स में नहीं लिखते। बट याद रखना, ये सब रीजंस की वजह से मिनट्स में कोई चीज को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इट इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो चीजें लिखनी है या नहीं लिखनी है। समझ गया सर? अच्छा सर, मिनट्स को प्रिजर्व कब तक करना है? तो डिपेंड करता है कि कौन सा मिनट्स है। अच्छा, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग या तो जनरल मीटिंग। अब दोनों जगह सेम पॉइंट है, देखो, परमानेंटली प्रिजर्व करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है। ये सब चीज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है। किसके कस्टडी में होगा? सीएस या तो पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर किसके कस्टडी में होगा? अगेन सीएस या तो पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर ये कहां पर रखोगे? एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सच प्लेस एज द बोर्ड में स्पेसिफाई। बट मिनट्स ऑफ मीटिंग कंपलसरी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में ही होना चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट की वजह से मुझे अलग अलग लिखाना पड़ता है। क्लियर है? इजी, सिंपल, डन। और याद रखना, एक नोट लिखा रहा हूं तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बोलता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड नॉट ऑफ बोर्ड मीटिंग। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी के मेंबर्स है वो जनरल मीटिंग का ही पार्ट होते हैं, बोर्ड मीटिंग का पार्ट नहीं होते। इसके लिए वो जनरल मीटिंग के ही मिनट चेक कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग के मिनट चेक नहीं कर सकते। इजी, सिंपल, डन। पढ़ू मैं आगे? अच्छा,
सवाल ये उठता है कि मिनट साइन कैसे होता है। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अच्छा, मिनट साइन कैसे होगा? तो अगर मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग है तो उसी मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा, उसी बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग का चेयरमैन, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है। तो सेम मीटिंग का चेयरमैन या तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन। लेकिन अगर जनरल मीटिंग है, ठीक है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग है, तो कौन साइन करेगा? याद रखना, मीटिंग का चेयरमैन साइन करता है 30 डेज के अंदर। बट अगर वो 30 डेज के अंदर साइन नहीं कर पा रहा है, केपेबल नहीं है, तो 30 डेज के अंदर ही कौन साइन करेगा? एनी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एनी अदर डायरेक्टर हु इज ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो साइन कर देगा। करेक्ट है। बट अगर कोई पोस्टल बैलेट का रिजोल्यूशन है तो याद रखना, पोस्टल बैलेट पे तो मीटिंग होती नहीं है। पोस्टल बैलेट के लिए मैं बहुत ही फेमस लाइन यूज करता हूं, पोस्टल बैलेट मतलब हम मीटिंग में नहीं जा रहे, मीटिंग हमारे पास आ रहा है, तो वहां पर एक्चुअल में मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर जो मिनट्स है ना, वो जनरल मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड होता है और उसको साइन करता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इधर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग नहीं आएगा, बिकॉज मीटिंग हुई नहीं है। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड साइन करेगा विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। और अगर वो 30 डेज में साइन नहीं कर पा रहा है तो बच्चों साइन कौन करेगा? साइन करेगा एनी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। आई रिपीट, एनी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। करेक्ट है। और फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो भी तुम लिखोगे वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने सारा प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया है। करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन। अच्छा, 118 से कनेक्टेड है सेक्शन 119। क्या बोलता है? ध्यान देना। बोलता है मीटिंग का मिनट्स जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जनरल मीटिंग का मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। कौन कर सकता है? याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं। तो वही लिखा है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है सर। अच्छा, कैसे? तो दो तरीके होते हैं, एक विजिट और एक रिक्वेस्ट। विजिट मतलब मेंबर्स खुद ही कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाए और वहां जाके बोले मुझे मिनट चेक करना है, और कंपनी उसको इंस्पेक्शन अलाउ करेगा, और कम से कम 2 आवर्स तो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ किया जाता है। करेक्ट है। अच्छा, रिक्वेस्ट में क्या होता है? मेंबर्स कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मिनट्स का कॉपी चाहिए, फिर उसको 7 डेज के अंदर कॉपी मिल जाएगा, 10 रुपीज पर पेज भरना पड़ता है। अच्छा, आप चाहो तो पिछले 3 साल का सॉफ्ट कॉपी भी मांग सकते हो, कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगा। ये समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको? इजी है, सिंपल। ये सेक्शन 118 और 119 है, कभी तकलीफ नहीं देता। देखो यहाँ पर जितना लिखा है ना 6-7 पॉइंट, और इंस्पेक्शन में 3-4 पॉइंट, उससे ज्यादा मैंने तुमको वहां पर लिखाया है, ठीक है ना। और एक और बात, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, बोलता है 101 से लेके 109 तक वो प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी के एओए में ऐसा लिखा है तो, ठीक है। अगर कंपनी के एओए में लिखा है कि सेक्शन 101 से लेके 109 प्राइवेट कंपनी के इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बोलता है सेक्शन 98 एंड सेक्शन 100 to 111 वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होता है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेक्शन 122 में लिखा है, ठीक है। ये 122 लिखा नहीं है, 122 मैंने इंक्लूड नहीं किया अपने नोट्स में, समरी नोट्स में, बट ये 122 में लिखा है कि सेक्शन 98 प्लस सेक्शन 100 to 111 ओपीसी पे अप्लाई नहीं होता। बेटा याद करो, दिमाग लगाओ, 96 में बताया था ओपीसी एजीएम नहीं करता। तो बच्चों, अगर ओपीसी एजीएम नहीं करता तो उन पर क्या ये सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे क्या? द आंसर इज नो सर, बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। ये तुमको समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस और नो, इजी है, सिंपल, डन। अच्छा सर हमको ना समझा आप कैसे रिवाइज करवा रहे हो। सर आपने ना पहले 96 से 100 प्लस 121 करा दिया था, फिर सर आपने 101 से लेके 105 तक करा दिया। सर फिर आपने क्या करवा दिया? सर आपने 112 से लेके 119 प्लस 122 करवा दिया। करेक्ट है सर। अब आप क्या करवाने वाले हो? तो बच्चों जो बीच का सेक्शन बचा है 106 से लेके 111 वो अभी पेंडिंग है, वो जो अभी हमको करना है, ठीक है। अच्छा, हालांकि वो सारा प्रोसीजर का ही बात करता है, फिर भी रिवाइज करवाना पड़ेगा, वरना बच्चे बोलेंगे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। ठीक है सर, समझ गया सर। आइए, ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 106 जो बात करता है रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट्स। पहले तो एक बात याद रखो, ये सेक्शन स्टार्ट करने के पहले ही देखो, जनरल मीटिंग क्या होती है बता दिया, मीटिंग के लिए नोटिस कैसे देना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, कोरम क्या होता है, चेयरमैन प्रॉक्सी क्या होता है बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आते हैं, ORSR क्या होता है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है, अर्जेंट मीटिंग में रिजोल्यूशन 116 में आता है, 117 में कौन से रिजोल्यूशन पास फाइल करने हैं ROC के पास, 118 और 119 मिनट्स की बात करता है, ये भी बता दिया, ठीक है। अब वोटिंग कैसे होगा, ठीक है, वोटिंग कैसे होगा तो याद रखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो वोटिंग राइट्स के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस याद रखना, एक मेंबर को वोटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, वोट करना मेंबर का राइट है, ठीक है, उसको वोटिंग करने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, वोट करना मेंबर का राइट होता है, उसको वोटिंग करने से कोई रोक सकता नहीं है। करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन। अच्छा, अब याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्शन 106 कब अप्लाई होगा? ओनली इफ AOA स्पेसिफाइज। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो ही 106 पिक्चर में आता है, अदरवाइज 106 पिक्चर में नहीं आता है, ये बात याद रखना।
ठीक है। अच्छा, अब देखो लिखा है द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर शैल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन फॉलोइंग टू कंडीशंस। दो ही केस में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल्स में लिखा है तो, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, आर्टिकल में लिखा है तो। कौन सा केस है? कॉल अमाउंट जो पेंडिंग है, अगर आपने अनपेड कॉल मनी रखा है कुछ, ठीक है, अगर आपने कौन सा कॉल मनी रखा है बच्चों, अगर आपने अनपेड कॉल मनी रखा है, ठीक है, आपने अनपेड कॉल मनी रखा है तो आप वोट नहीं कर सकते। एक तो कॉल मनी पे नहीं किया, ऊपर से वोट करने वाले हो, नहीं करने मिलेगा। या फिर कंपनी ने आपके शेयर्स पर क्या एक्सरसाइज किया बच्चों, कंपनी ने आपके शेयर्स पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया है, तो भी आप लोग वोटिंग राइट्स नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों लीन करेगा? क्योंकि आप लोग ने कॉल मनी अनपेड रखा होगा, तो लीन करके फोरफीचर करने का प्लान है कंपनी का, तो आपको वोटिंग करने नहीं मिलेगा, वो भी आर्टिकल में लिखा है तो। करेक्ट। अच्छा, फिर वोटिंग करने के तरीके कितने होते हैं? याद रखना 3 तरीके हैं। एक है शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग करने के 3 तरीके, शो ऑफ हैंड्स, एक है पोल और एक है इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, 3 तरीके से वोट होता है और तीनों का प्रोसीजर है। शो ऑफ हैंड्स का सबसे सिंपल है, ठीक है। शो ऑफ हैंड्स 107 में है, ई वोटिंग 108 में है, पोल 109 में है, ठीक है, इजी। अच्छा, शो ऑफ हैंड में क्या बोला है? तो जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो शो ऑफ हैंड्स ही लिए जाते हैं, हाथ उठा दो वोट कर दो, सबसे सिंपल तरीका यही है, इसमें क्या ही बताऊं और, ठीक है। बट ई वोटिंग, ठीक है, याद रखना, बड़े कंपनीज के लिए तो शो ऑफ हैंड्स पॉसिबल है ही नहीं। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बड़ी कंपनी शो ऑफ हैंड्स कर पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट सर, कैसे करेगी? बड़े कंपनी में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर, शो ऑफ हैंड्स होगा कैसे, है ना? तो इसके लिए वहां पर ई वोटिंग का कंसेप्ट ज्यादा चलता है। देखो लिखा है ई वोटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ई वोटिंग किसके लिए मैंडेटरी है? तो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या तो ऐसी कंपनी जिनका 1000 कम से कम शेयर होल्डर्स है, तो उन लोग को ई वोटिंग कंपलसरी करना पड़ता है। तो सर ऑप्शनल किसके लिए है? तो ऑप्शनल उसके लिए जो कंपनी का डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड नहीं है, या जो कंपनी का एसएमई एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड है, या जो कंपनी का शेयर लिस्टेड है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जिसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहले बुलाते थे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर कंपनी जिसका लेस देन 1000 शेयर होल्डर मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो ये तो बताया कि ई वोटिंग कब एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कब एप्लीकेबल होता है, करेक्ट है। और जब भी ई वोटिंग करोगे आपको रूल 20 फॉलो करना पड़ेगा, 108 के साथ रूल 20 भी आता है, ठीक है। अच्छा, और याद रखना ई वोटिंग के थ्रू जो भी रेजोल्यूशन पास कर दिया वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार ई वोटिंग के थ्रू कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दिया वो विड्रॉ नहीं होता। ई वोटिंग के थ्रू वोटिंग हो गया मतलब एक प्रॉपर मीटिंग में वोटिंग हो गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात याद रखना, जब भी तुम ई वोटिंग करोगे, ठीक है, ई वोटिंग करोगे तो उसका 2 मतलब होता है। एक होता है ई वोटिंग एट द वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग, एट द वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग, और दूसरा होता है ई रिमोट ई वोटिंग, ठीक है। दूसरा क्या होगा? रिमोट ई वोटिंग होता है। आई रिपीट, दूसरा क्या होता है बच्चों? रिमोट ई वोटिंग होता है, ठीक है। एक ई वोटिंग होता है ई वोटिंग एट द वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग, और एक होता है रिमोट ई वोटिंग बच्चों, करेक्ट है, इजी। रिमोट ई वोटिंग घर पे बैठे बैठे वोट कर रहे हो, ई वोटिंग एट द वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग मीटिंग में जाके वोट कर रहे हो। बट याद रखना, एक डायलॉग बार बार तुमको कॉन्स्टेंटली यहां पर मिलेगा, जिन्होंने भी रिमोट ई वोटिंग से वोट कर लिया है वो लोग मीटिंग में जाके मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं बट वापस से वोट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? इजी, सिंपल। और देखो, कंपनी ई वोटिंग करने के लिए क्या करता है? एजेंसी को अपॉइंट करता है, सही सुना है ना, एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिनका काम ही होता है ई वोटिंग करवाना। मोस्टली वो एनएसडीएल और सीडीएसएल ही मिलेगी, मोस्टली एनएसडीएल सीडीएसएल, बट इसके अलावा भी है, जैसे कार्वी, के फिनटेक, है ना, ये लोग भी आपको ई वोटिंग करने में मदद करते हैं, है ना। तो जैसा अभी आईटीसी है, आईटीसी का मेन काम तो क्या है बेटा? आईटीसी का मेन काम तुम तो जानते हो क्या है, ठीक है, क्या क्या बनाना है। तो आईटीसी का मेन काम वो है, वो थोड़ी ई वोटिंग करवाने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, उसके लिए वो लोग काम आउटसोर्स कर देते, करेक्ट है। अच्छा, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम प्यार से कट ऑफ डेट बुलाते हैं। सर कट ऑफ डेट क्या होता है? ध्यान से सुनना, कट ऑफ डेट क्या होता है बता रहा हूं, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या होता है? ध्यान से सुनना, कट ऑफ डेट क्या होता है बता रहा हूं, ठीक है। कट ऑफ डेट मतलब वो डेट जिस दिन पर जो शेयर होल्डर है उसको वोट करने मिलेगा। अगर उस दिन पे वो शेयर होल्डर है, जो भी पर्सन शेयर होल्डर है उसको वोट करने मिलता है। और कट ऑफ डेट मीटिंग के पहले का 7 दिन होता है, मीटिंग के पहले का 7वां दिन, ठीक है। जैसे अगर मीटिंग 21 को है तो कट ऑफ डेट 14 को होगा, मीटिंग 14 को है तो कट ऑफ डेट 7 को होगा। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो 7 दिन पहले का कट ऑफ डेट होता है, क्लियर है, याद रहेगा, है ना। और जो कट ऑफ डेट पे मेंबर है उन्हीं को वोट करने मिलेगा, दे आर एलिजिबल टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, करेक्ट है, इजी, सिंपल। अच्छा, फिर देखना, यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले आपको नोटिस मिलता है, ठीक है। कंपनी आपको क्या करेगा?
आपको नोटिस भेजेगा, सारे मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर सबको नोटिस भेजता है और बोलता है कि कंपनी ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। ई वोटिंग का फैसिलिटी कैसे देगा वो बताया जाएगा और उस पर लिखा जाएगा कि जो लोगों ने रिमोट ई वोटिंग कर दिया है दे कैन अटेंड मीटिंग बट दे कैन नॉट वोट अगेन। करेक्ट। फिर ई वोटिंग कब चालू रहेगा, कितने दिन तक चालू रहेगा, तो याद रखना कम से कम 3 डेज चालू रहता है और एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कम से कम 3 दिन चालू होता है और एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। क्लियर है, इजी, पक्का, डन। और एक बार मेंबर ने रिमोट ई वोटिंग से वोट कर दिया तो वो अब अपना वोट चेंज नहीं कर सकता और वापस से आके मीटिंग में वोट भी नहीं कर सकता, बट हाँ मीटिंग अटेंड कर सकता है, कोरम में काउंट होगा, ठीक है। और रिमोट ई वोटिंग खत्म हो जाएगा तो ई वोटिंग फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो भी ई वोटिंग किया है ना, जो भी क्या किया है, ई वोटिंग किया है, उसका काउंटिंग करने के लिए ई वोटिंग में ई वोटिंग के थ्रू रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, इसके लिए हमको किसको अपॉइंट करना पड़ता है, इसके लिए हमें स्क्रूटिनाइजर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। अब वो स्क्रूटिनाइजर्स कौन हो सकता है, तो प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग सीएम या एडवोकेट, है ना। दे आर स्क्रूटिनाइजर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई वोटिंग। करेक्ट है। अच्छा याद रखना, स्क्रूटिनाइजर शेल नॉट बी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, पहले तो वो वोट काउंट करेगा जो मीटिंग में की जाती है, जो वेन्यू पे की गई है। उसके बाद वो ई वोटिंग को, रिमोट ई वोटिंग को अनब्लॉक करेगा। 2 विटनेस लगते हैं कम से कम, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, यानी विटनेस भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट बना के 3 डेज के अंदर किसको सबमिट कर देगा बेटा, चेयरपर्सन को सबमिट कर देगा और चेयरपर्सन रिजल्ट का वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। रिजल्ट का वोटिंग नहीं, वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अच्छा कहाँ डिक्लेयर करेगा, तो वेबसाइट पे डाल देगा, एजेंसी के वेबसाइट पे भी चले जाएगा और लिस्टेड कंपनी के तो स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी चले जाता है। क्लियर है, इजी, सिंपल। अच्छा ये जो मैंने तुमको ई वोटिंग बताया ना, ये जो प्रोसीजर बताया, ये समराइज प्रोसीजर है। रेगुलर प्रोसीजर तुमको याद होगा, क्लासरूम में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं बताने के लिए, ठीक है। अच्छा उससे याद आया, ई वोटिंग के बाद एक और तरीका होता है वोट करने का, पोल। देखो आजकल तो ई वोटिंग ही फेमस है, जो कंपनीज को तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास किसी कंपनी का शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होगा तो देखना तुमको ई वोटिंग का मेल आता है। ये शो ऑफ हैंड्स और पोल अभी छोटे मोटे कंपनीज में ही चलता है, ठीक है। अब पोल के लिए क्या बोला है देखो, ठीक है, व्हेन पोल शैल बी टेकन। अच्छा पोल मतलब आपको एक पोलिंग पेपर बांट दिया जाता है, पोलिंग पेपर MGT 11 में होता है बच्चों, ठीक है। पोल मतलब आपको क्या बांट दिया जाएगा, पोलिंग पेपर। पोलिंग पेपर कौन से फॉर्म में होता है, MGT 11 में होता है। आप देखोगे, आप MGT 11 आएगा आपके पास, उसमें आप अपना येस और नो लिखकर कंपनी को दे दोगे। अब पोल कब लिया जाएगा, ध्यान देना, पोल चेयरपर्सन खुद ले सकता है या तो मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर। अच्छा मेंबर्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें शो ऑफ हैंड से नहीं, हमें काम पोल से करना है ना। क्या है ना, शो ऑफ हैंड्स पे 1 शेयर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट होता है ना। शो ऑफ हैंड्स पे 1 मेंबर 1 वोट होता है, लेकिन पोल में क्या होता है, पोल में 1 शेयर 1 वोट होता है। तो कभी कभी ना मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं कि भाई हमको ना पोल चाहिए, पोल, शो ऑफ हैंड से नहीं, पोल से वोटिंग करो। तो पोल से डिमांड करने के लिए अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो आपके पास या तो 10% ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए या तो 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और अगर आपके कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो आपके पास कम से कम 10% ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए, है ना। कितने टाइम में पोल लेना है, तो अगर पोल लिया जा रहा है चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के लिए या मीटिंग अर्जन करने के लिए तो पोल इमीडिएटली लिया जाता है ना। लेकिन अगर पोल किसी और मैटर के लिए जाता है तो आप 48 आवर्स के अंदर पोल ले सकते हो। फिर यहाँ पर भी देखो स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा, उनको रजिस्टर दिए जाएंगे, फिर वो पोलिंग पेपर अरेंज करेंगे। पोलिंग पेपर ओ सॉरी एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। MGT 11 में आपका प्रॉक्सी का फॉर्म होता है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। MGT 11 में प्रॉक्सी का फॉर्म होता है, पोलिंग पेपर MGT 12 में होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, MGT 12 कौन से पेपर में किस में होता है, MGT 12 में पोलिंग पेपर होता है, MGT 11 में प्रॉक्सी का फॉर्म होता है, MGT 12 में पोलिंग पेपर होता है। करेक्ट है, अच्छा समझ गए सर, समझ गए सर, ओके सर, फाइन सर, ठीक है। अच्छा इधर पे हाँ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो MGT 12 में पोलिंग पेपर अरेंज करेगा स्क्रूटिनाइजर, फिर स्क्रूटिनाइजर शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पोलिंग पेपर रिसीव्ड, उसको साइन करेगा, उसको एम्प्टी पोलिंग बॉक्स में रखेगा, फिर वोटिंग काउंट करेगा, रिजल्ट चेयरमैन को दे देगा 7 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बेटा, 7 डेज के अंदर चेयरमैन को दे देगा रिजल्ट। चेयरमैन उस पर साइन कर देगा खुद भी, है ना। और रिपोर्ट कौन से फॉर्म में होता है, MGT 13। याद रखना प्रॉक्सी का पोल का फॉर्म होता है, पोलिंग पेपर का फॉर्म होता है MGT 12 और स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट होता है MGT 13। अब याद रखना यहाँ पर स्क्रूटिनाइजर में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, CA CS CM एडवोकेट ऐसा सब होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रूटिनाइजर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं लिखा है कि जो विटनेस होने चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए करके, तो विटनेस भी कोई भी हो सकता है, समझ रहा है। और यहाँ पर पोलिंग पेपर का फॉर्म MGT 12 और स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट का फॉर्म MGT 13 दिया है। ई वोटिंग में स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट का कोई फॉर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर ही सिर्फ MGT 13 है, वहां पर नहीं है, याद रखना ये, ठीक है। फिर
अगर पोल आप इलेक्ट्रॉनिकली ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सेक्शन 108 भी फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट है, इजी, सिंपल। फिर आता है पोस्टल बैलेट, जो कि सेक्शन 110 में है। ठीक है, क्या होता है, ध्यान देना, फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं। पोस्टल बैलेट क्या होता है पहले सुन लो। सी, एजीएम में ना बहुत अटेंडेंस होता है, बहुत मतलब एज कंपेयर टू ईजीएम, एजीएम में ज्यादा अटेंडेंस होता है, बिकॉज एजीएम एक प्लान्ड एक्टिविटी है, हर साल होने वाली है। ठीक है, अच्छा, ईजीएम जो है ना, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग प्लान्ड नहीं रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग प्लान्ड नहीं रहता है। ठीक है सर, अनप्लान्ड होता है। क्या होता है बच्चों, अनप्लान्ड होता है। क्यों सर अनप्लान्ड होता है, क्योंकि देखो इमरजेंसी बिजनेस थोड़ी प्लान करके आता है, वो तो अनप्लान्ड ही होगा ऑफ कोर्स। तो ना ईजीएम में अटेंडेंस लो होता है बिकॉज अचानक से बुलाया जाता है, जबकि डिसीजन तो ईजीएम में भी इंपॉर्टेंट लिए जा रहे हैं। तो ना लॉ ने ये ऑब्जर्व किया कि ईजीएम में ना डिसीजन मेकिंग में कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज लोग कम आ रहे हैं। तो इसके लिए ना एक तरीका निकाला गया, पोस्टल बैलेट, है ना, पोस्टल बैलेट। इसमें क्या होगा, आपके घर पे पोस्ट आएगा। ठीक है, बैलेट पेपर यानी वोटिंग पेपर को ये लोग बैलेट पेपर बोलते हैं, उसमें आपको येस और नो लिखकर पोस्ट कर देना है ना। इसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट बाय फिजिकल मोड, फिजिकल मोड। ठीक है, वोटिंग बाय पोस्ट, फिजिकल मोड, है ना। या तो फिर पोस्टल बैलेट आपको मेल पे आएगा अपने, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टल बैलेट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ई वोटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, समझ रहे, मेल पे आ जाएगा, फिर मेल पे लिंक पे क्लिक करके आपको येस और नो वोट करना है। करेक्ट है, तो डोंट यू थिंक पोस्टल बैलेट है ना वोटिंग का तरीका नहीं है, पोस्टल बैलेट इज अ सब्स्टिट्यूशन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सही सुना, ठीक है, पोस्टल बैलेट इज अ सब्स्टिट्यूशन टू व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये तुम सुन रहे हो क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, पोस्टल बैलेट इज अ सब्स्टिट्यूशन टू व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ए यस और नो, इजी है, सिंपल है, डन है, बढ़ू मैं आगे। ठीक है, अच्छा, एजीएम का नहीं है, ईजीएम, एजीएम तो होएगा हर साल, आधा होता है, आधा ऑर्डिनरी बिजनेस जो एजीएम में डिस्कस होता है वो तो एज इट इज होगा। पोस्टल बैलेट सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, अगेन यहां पर भी आपको नोटिस दिया जाएगा और बताया जाएगा कंपनी क्यों पोस्टल बैलेट से कौन सा डिसीजन लेने वाला है, और आपको वोटिंग करने के लिए यहां पर कम से कम 30 डेज मिलते हैं। आई रिपीट, यहां पर आपको वोटिंग करने से कम कितने डेज मिलते हैं भाई, 30 डेज मिलते हैं। अच्छा, ई वोटिंग के लिए कम से कम 3 दिन, एक दिन पहले 5 दिन बंद होता है, 5 बजे पहले बंद होता है, 3 दिन, एक दिन पहले 5 बजे बंद होता है। यहाँ पर आपको 30 डेज मिलेंगे वोट करने के लिए। ठीक है सर, अच्छा, यहाँ पर भी स्क्रूटिनी अंदर अपॉइंट होगा, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट वगैरह, वो सब पॉइंट सेम ही है, ई वोटिंग जैसे ही है, इसमें डाउट नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए जिसमें प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होने वाला है, वाइस वर्सा। फिर अपने को ऑफिस शिफ्ट करना है आउटसाइड लोकल लिमिट्स, या फिर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो फॉर रेजिंग आफ्टर रेजिंग फंड बट बिफोर इट्स यूटिलाइजेशन, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर रहे हो, शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरिएशन कर रहे हो, बायबैक करने वाले हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे हो, कंपनी का बिजनेस बेच रहे हो, या इंटर कॉर्पोरेट लोन यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देने का बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट या गारंटी का बात कर रहा है ना। तो ये सब सिचुएशन, ये सब बिजनेस कंपल्सरीली मैंडेटरीली पोस्टल बैलेट से होता है। किससे होता है, पोस्टल बैलेट से होता है। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज बताऊं मैं, ठीक है, ये सब चीज मैंडेटरीली पोस्टल बैलेट से होता है, कंपल्सरी आपको पोस्टल बैलेट से करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को एक और चीज बतानी है आपको, ध्यान देना, फोकस करना। ठीक है, इधर पे, ठीक है, कुछ चीज है जो पोस्टल बैलेट से कभी नहीं हो सकती। ठीक है, कभी नहीं। कुछ चीज है जो कभी भी आप पोस्टल बैलेट से डिस्कस ही नहीं कर सकते, याद रखना। मैटर्स विच कैन नेवर बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। सर कौन सा मैटर्स है वो, ऑर्डिनरी बिजनेस, है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस तुम कभी भी पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ऐसे मैटर्स जिसमें ऑडिटर्स या डायरेक्टर्स के पास बोलने का मौका देना है। ठीक है, ध्यान देना, ऑर्डिनरी बिजनेस तुम एजीएम में डिस्कस करते हो, अगर तुम उसको भी पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस कर दोगे तो एजीएम में क्या डिस्कस करोगे फिर। तो इसके लिए पोस्टल बैलेट कभी भी ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, ना ही ऐसे बिजनेस के लिए हो सकता है जिसमें डायरेक्टर्स या ऑडिटर बोलने वाले हैं, या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है उनको। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना तो थोड़ा दिमाग लगाओ, पोस्टल बैलेट के थ्रू कैसे बोल पाएंगे वो लोग, समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो 10 बिजनेस है जो मैंने यहां से भी पढ़ा है आपको, ये 10 बिजनेस, इसके अलावा कंपनी चाहे तो एनी अदर बिजनेस कैन ऑल्सो बी डिस्कस थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, कंपनी चाहे तो कोई और बिजनेस भी पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस कर सकता है। ठीक है, घर पे बैठे बैठे उसका भी वोट हो सकता है, बट वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स को बोलने का मौका नहीं दे, तो ही हो सकता है पोस्टल बैलेट, अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर
सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये 10 बिजनेस के अलावा और भी स्पेशल बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू बोल सकता है, बट एज ऑफ नाउ 10 बिजनेस ही बोला है। करेक्ट है? इजी? पक्का? श्योर? अच्छा, एक और बात याद रखना, कंपनी चाहे तो ये 10 का 10 बिजनेस जनरल मीटिंग में भी डिस्कस कर सकता है। प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनना, कंपनी चाहे तो ये 10 का 10 बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं बट जनरल मीटिंग में डिस्कस कर सकता है, बट इसके लिए कंपनी को ई वोटिंग देना पड़ेगा, है ना। कंपनी को कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा? ई वोटिंग। तो कंपनी ये 10 बिजनेस के लिए अगर ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो ई वोटिंग, ये बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करेंगे और ई वोटिंग के थ्रू वोट हो जाएगा। करेक्ट है? ये 10 के अलावा भी और बिजनेस चाहो तो स्पेशल बिजनेस आप पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। ये 10 के अलावा भी स्पेशल बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस हो सकता है। ये तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो? इजी है? बढ़ू में आगे, है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना, प्राइवेट कंपनी बोल रहा हूं, सॉरी, 1 पर्सन कंपनी, ये सब लिखा नहीं है समरी नोट्स में, बट ये तुम्हारे रेगुलर नोट्स में होगा। 1 पर्सन कंपनी और जो कंपनी है, एनी कंपनी चाहे पब्लिक या प्राइवेट, हैविंग अप टू 200 मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी और एनी कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर्स, वो लोग कोई भी डिसीजन पोस्टल बैलेट के थ्रू लेने के लिए लायबल नहीं है। करेक्ट है? तो देखो मैं आराम से बोल रहा हूं, ये सारे मैटर्स पोस्टल बैलेट के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये 10 के 10 मैटर पोस्टल बैलेट के थ्रू होते हैं। इसके अलावा भी कोई स्पेशल बिजनेस करना है तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हो, बट 1 पर्सन कंपनी या फिर कोई भी ऐसी कंपनी इसमें अप टू 200 मेंबर्स है, वो लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू कुछ भी डिस्कस करने के लिए लायबल नहीं है। फिर ऑर्डिनरी बिजनेस कभी भी पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकता, या फिर ऐसे मैटर जहां पर ऑडिटर्स या डायरेक्टर्स बोलने वाले, वो भी पोस्टल बैलेट से डिस्कस नहीं हो सकता। क्लियर? एकदम क्लियर सर? ठीक है सर, ओके फाइन सर। अब एक लास्ट सेक्शन, फिर उसके बाद आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, वो है सेक्शन नंबर 111, ठीक है। सेक्शन नंबर है 111, जो बोलता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, ठीक है। बच्चों याद करो, अब तक हम लोग क्या सीख रहे हैं कि बिजनेस मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, जनरल मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, उसमें कौन से बिजनेस डिस्कस करना है, ये कंपनी मेंबर्स को बताता है। बट पहली बार ऐसा सेक्शन देख रहे हैं हम, सेक्शन 111, जहां पर मेंबर्स क्या करेंगे, नोटिस देंगे कंपनी को, ठीक है। नोटिस साइंड भी होगा रिक्वेजिशनिस्ट के थ्रू, कंपनी को नोटिस देंगे, बोलेंगे हमारा स्टेटमेंट को सर्कुलेट करिए, हम कुछ कहना चाहते हैं वो सारे मेंबर्स को बताइए। तो अगर स्टेटमेंट का बात होगा तो कंपनी को एटलीस्ट 2 वीक्स पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेजिशनिस्ट कंपनी को 2 वीक्स पहले दे देंगे, और अगर कोई रिजोल्यूशन का बात होगा तो वो 6 वीक्स पहले देना है ना, 6 वीक्स पहले। बट अगर मेंबर्स ने रिजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट दिया और कंपनी ने मीटिंग जल्दी बुला ली, तो हम मान के चलेंगे कि मेंबर्स ने 6 वीक्स पहले ही नोटिस दी थी, ठीक है। 6 वीक्स पहले ही नोटिस दी थी। करेक्ट है? इजी। और जो भी खर्चा लगने वाला है रिजोल्यूशन या स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने के लिए, वो खर्चा भी मेंबर्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। करेक्ट है? अच्छा, अब कितने मेंबर्स कंपनी को नोटिस दे सकते हैं? तो देखो, मेंबर्स के पास अगर एकाक शेयर है तो कंपनी उनका रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करता, ठीक है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स होना चाहिए, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ये सेम टू सेम चीज तुम कहां पढ़ते हो? सेम टू सेम चीज ईजीएम कौन बुला सकता है, कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करना चाहिए, उसमें पढ़ते हो। करेक्ट है? इजी, सिंपल, डन। यहां पर आपका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। यहां पर यस, मेंबर्स बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। मेंबर्स बताएंगे कि क्या रिजोल्यूशन सर्कुलेट करना है, क्या स्टेटमेंट, क्या रिजोल्यूशन पास करवाना है, या क्या स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है। उसके लिए आपके पास 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी देना है, क्या बोलते हैं, खर्चा भी जो लगेगा वो भी डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है सर, समझ गया सर, ओके समझ गया सर। इससे मुझे याद आया, ये तो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2, ठीक है। पार्ट मतलब एक्चुअली पार्ट 2 हुआ, अभी पार्ट 1, ठीक है, जो कि सेक्शन 88 से 95 की बात करता है। सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। देखो याद करो, मैंने ना बहुत अच्छे से बना रखा है ये, ठीक है। ये पार्ट 1 में पढ़ना होता है, 88 से 95। इसमें मैं तुम लोग को सबसे पहले बता रहा हूं, जो भी कंपनी में शेयर कैपिटल है, ठीक है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करेगा। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का कौन से फॉर्म में? MGT 1। और एक बात याद रखना, ये सब तभी आता है जब कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि कंपनी के शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो डिपॉजिटरी के पास जो डिटेल्स होता है वही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स माना जाता है। करेक्ट है? अच्छा, फिर सेकंड, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो भी कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करेगा, बट उसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, है ना। देखो, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए फॉर्मेट दे रखा है MGT 1। लेकिन अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए फॉर्मेट नहीं दिया, बट बताया कि रजिस्टर में ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि मेंबर्स का डिटेल क्या है, कब मेंबर बना, कब छोड़ के गया, गारंटी कितनी है ना, मेंबर ने कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दे के रखे, एंड सो ऑन, एवरीथिंग आपको लिखना पड़ता है। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, कंपनी के पास अगर डिबेंचर्स है
तो डिबेंचर्स कौन से, डिबेंचर्स का फॉर्म, डिबेंचर होल्डर्स का फॉर्म, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर कौन से फॉर्म में मेंटेन होता है? MGT2 में। तो इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स का MGT1 में, डिबेंचर होल्डर्स का MGT2 में, और कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करता है, ये लिखा है सेक्शन 88 में। समझ रहा है? इजी। अच्छा, रजिस्टर में एंट्रीज कितने डेज के अंदर हो जाना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब से आपके फेवर में शेयर्स अलॉट किया तब से 7 डेज के अंदर रजिस्टर में एंट्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्स कहां रखोगे? तो मैं हमेशा बोलता हूं आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, चौरवी जिंदगी। आम जिंदगी क्या बोलता है? आप अपने रजिस्टर ऑफिस में रखना। अच्छा, मेंटोस जिंदगी क्या बोलता है? एट एनी प्लेस विद इन सेम CTV, सिटी टाउन और विलेज, जहां पर रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। या फिर एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, लेकिन वहां पर आपके मोर देन 1/10 मेंबर होने चाहिए, ये याद रखना। और प्लस कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। फिर यस, इंडेक्स ऑफ नेम्स भी रखना पड़ता है ना? नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन से शेयर होल्डर का नाम कहां पर लिखा हुआ है? तो इंडेक्स ऑफ नेम मैंडेटरी कब होता है? जब नंबर ऑफ मेंबर्स 50 या उससे ज्यादा है। ऑप्शनल कब होगा? जब नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से कम है। ठीक है, तो ऑप्शनल होता है ना? और याद रखना, मैंने बोला था डिपॉजिटर्स अगर रजिस्टर मेंटेन करेगा तो अलग से कंपनी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेन रजिस्टर। बिल्कुल, देखो, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है इफ AOA ऑफ द कंपनी ऑथराइज, तो कंपनी विल मेंटेन फॉरेन रजिस्टर। अच्छा, फॉरेन रजिस्टर इज ऑलवेज केप्ट आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली इसके लिए उसको फॉरेन रजिस्टर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज कंपनी के कुछ फॉरेन मेंबर्स होंगे, है ना? इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर्स, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर, कंपनी के मेन रजिस्टर का ही पार्ट होता है। एंड इट इज मेंटेन इन सेम फॉर्मेट, MGT1 एंड MGT2। बच्चों का बहुत बड़ा मिथ होता है, बच्चों को लगता है कि फॉरेन रजिस्टर का फॉर्म MGT3 है, विच इज रॉन्ग। फॉरेन रजिस्टर का फॉर्म MGT1 या तो MGT2 ही है। डिपेंड करता है कि तुम कौन सा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो फॉरेन में। अगर इक्विटी का तो 1 आएगा, प्रेफरेंस का तो भी 1 आएगा, डिबेंचर का 2 आता है। सो सर 3 किसके लिए? जब भी आप फॉरेन रजिस्टर रखोगे तो कौन से जगह पर रखा है, या बंद करोगे तो कौन से जगह पे बंद किया है, या शिफ्ट करोगे तो कहां शिफ्ट किया है। यानी बेसिकली डिटेल्स ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग और शिफ्टिंग ऑफ और चेंज ऑफ प्लेस ऑफ फॉरेन रजिस्टर, वो आपको ROC को MGT3 में बताना पड़ता है। करेक्ट है। फिर फॉरेन का डुप्लीकेट कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखना पड़ता है। फिर ये क्या बोलते हैं, फॉरेन रजिस्टर में जो भी एंट्री होगा उसका कॉपी 15 डेज के अंदर यहां पर भी जमा करना पड़ता है। समझ रहा हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको? यस और नो, इजी है ना? वही सब यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ जो मैंने वहां पर बताया, फॉरेन रजिस्टर वगैरह सब कुछ वहां पर ही लिखा है। फिर कुछ और सेक्शन है, जैसे सेक्शन 91। ठीक है, सेक्शन 91 क्या बोलता है कि हम रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर सकते हैं। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्यों क्लोज करना है भाई? डिटरमाइन करने के लिए कि बेनिफिट किसको मिलने वाला है। ठीक है, बेनिफिट किसको मिलने वाला है? क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके शेयर होल्डर्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, बोनस देना है, राइट शेयर देना है ना? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर देती है। ठीक है, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। बट क्लोज कितना टाइम तक कर सकती है? तो 1 साल में मैक्सिमम 45 डेज, बट एक बार में 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। इन 1 ईयर नॉट मोर देन 45 डेज, बट एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 30 डेज। जैसे मैंने 30 डेज के लिए कर लिया, ठीक है, अब उसी साल में और 15 डेज के लिए कर सकता हूं, बट एक साथ 45 डेज के लिए नहीं कर सकता। बट क्लोज करने के पहले 7 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा, है ना? अगर कंपनी लिस्टेड या लिस्ट होने जा रहा है तो 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी देना पड़ता है। करेक्ट है, इजी, सिंपल, डन। अच्छा, इससे मुझे याद आया, देयर समथिंग कॉल्ड एज सेक्शन 92। देखो 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था, ठीक है, 91 रजिस्टर क्लोज कैसे होता है ना? 92 एनुअल रिटर्न, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बोलता है कंपनी शैल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न, कौन से फॉर्म में? MGT7 में एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर वही OPC और स्मॉल कंपनी तो उनका एनुअल रिटर्न MGT7A में होता है। अच्छा, साइन कौन करेगा? तो अगर OPC स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो CS या तो डायरेक्टर साइन करता है, या फिर अदर कंपनी है तो CS या तो PCS प्लस 1 डायरेक्टर। ठीक है, 2 जन का साइन, यहां पर किसी एक का लगेगा, यहां पर 2 जन का लगेगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, आपके एनुअल रिटर्न में, है ना, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या आपकी कंपनी में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का कैपिटल या टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ का है, तो एनुअल रिटर्न में सर्टिफिकेट, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उसका सर्टिफिकेट भी आएगा, जो कि MGT8 में होता है। ठीक है, उसमें वो डिक्लेरेशन देता है कि कंपनी ने सारा जो भी एप्लीकेबल लॉज है उसको फुलफिल किया है। करेक्ट है। फिर याद रखना, जब भी आप लोग एनुअल रिटर्न बनाओगे, आप लोग उसको AGM में पेश करते हो, और आई एम सो सॉरी, जब भी एनुअल रिटर्न बनाओगे आपको उसको ROC फाइल करना है। कब फाइल करना है? तो जिस दिन AGM हुआ, या फिर अगर AGM नहीं हुआ तो लास्ट दिन जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था,
उसके 60 डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। याद रखना, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कंपनी ने एजीएम किया ही नहीं, तो बताओ एनुअल रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है? द आंसर इज करना है। सर कब से करना है? जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था ड्यू डेट के हिसाब से, उसके 60 डेज के अंदर। करेक्ट है। फिर एनुअल रिटर्न का जो एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों, वो कौन से फॉर्म में होता है? एमजीटी 9 में होता है। ठीक है। एमजीटी 7 में एनुअल रिटर्न, 7A में ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए है, एमजीटी 8 में सीएस का सर्टिफिकेट, एमजीटी 9 में क्या है? एनुअल रिटर्न का समरी होता है। और एनुअल रिटर्न आपको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना है जिस दिन से आपने आरओसी का फाइल किया, 8 ईयर्स फ्रॉम फाइलिंग विद आरओसी। करेक्ट है ना? तो वही एनुअल रिटर्न अभी डिस्कस किया मैंने तुम लोग के साथ, है ना? दिख रहा है तुम लोग को पूरा? यस और नो? ठीक है। फिर प्लेस ऑफ कीपिंग एनुअल रिटर्न, ये सेम टू सेम 88 जैसा है, तुमको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, चलिए ओके डन सर, समझ गया। ठीक है, यहां पर आपका एक ह्यूमंगस टॉपिक होता है खत्म। ठीक है। अच्छा याद रखना, 2 सेक्शन है 89 एंड 90। इंस्टीट्यूट जल्दी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तुमको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल के साथ सब कुछ बता रखा है, तुमको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ोगे अपने आप समझता जाएगा। रेगुलर लेक्चर में तुम लोग के साथ मैंने काफी सारा डिस्कस किया है, ठीक है। और नोट्स का लिंक भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है। तो हमने अभी जितना टाइम में ये लेक्चर चला, ठीक है, 1.5 आवर्स या 2 आवर्स के बीच में टाइम होता होगा अभी, ठीक है, हमने सेक्शंस कौन से डिस्कस कर लिए। हमने सेक्शन 96 से लेके 121 इनफैक्ट 122 भी डिस्कस किया था। ठीक है, वो डिस्कस कर लिए, सब कुछ डिस्कस कर लिया समरी में। फिर हमने सेक्शन 88 भी डिस्कस किया, सेक्शन 91 92 भी डिस्कस किया। समझ रहा है? ज्यादातर यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 1 में से। करेक्ट है। बट 89 और 90 भी देख लेना, वो भी काम का सेक्शन है, जो कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बात करता है। क्लियर है? इजी, सिंपल, मजा आ गया भाई। बहुत ही बड़ा चैप्टर हमने बहुत ही सक्सेसफुली रिवाइज कर लिया है। ईमानदारी से पढ़ना, खूब सारे मार्क्स स्कोर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।